आप आए नहीं, काफी क्लास से नहीं आ रहे आप। नहीं सर, वो मुझे बाहर जाना पड़ गया था, फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज भी मैं फिजिकली सोच रही थी आने की, बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज कांट कम। सॉरी फॉर दैट। अरे कोई कोई दिक्कत नहीं। वाल्मीकि मिश्रा आपने प्रॉमिस किया था आज आने के लिए, बेटा आज आए नहीं आप। वाल्मीकि मिश्रा वॉइस आ रही है? I'm sorry, I was speaking on mute. Actually, today is Vasant Panchami and I am हाँ having puja at my home. So हाँ, next यस यस Sunday, I बेटा। probably I will come. इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। तो रविंदर वेद व्यास हमारे पिछली क्लास से जुड़े हुए हैं। तो हमने हिंदू लॉ स्टार्ट किया था। ललिता, आपने हिंदू लॉ के बारे में कुछ पढ़ा? सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या होते हैं? हाँ जी सर, मैंने पढ़ा उसमें श्रुति वगैरह, श्रुति जो हमारे ऋग्वेद वगैरह अच्छा। रहे, इन सब से चारों हाँ के जी चारे जो बेटा। वेद। मैंने आपके नोट्स पूरे के पूरे पढ़े सर उसमें। और ठीक आपकी है, 12th जैन की जो क्लास थी वो भी मैंने यूट्यूब पे पूरी ली। हाँ ठीक है, अच्छी बात है बेटा। बट यस, ऐसे क्लास। जो हाँ जी, जो इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ होता है उसमें जो चीजें आती हैं वो हमेशा माइंड में रहती हैं फिर, बिल्कुल बजाय इसके बिल्कुल। नोट्स पढ़ने के। बट यस, आई हैव गॉन थ्रू दोस नोट्स। सर ठीक है मेरा एक बेटा। रिक्वेस्ट है, मेरे को हाँ जी बेटा। अभी तक बुक्स नहीं मिले हैं, सो हाउ डू आई गेट द बुक्स? बेसिकली बेटा, जो बुक्स आपको मिलेंगे ना वाल्मीकि मिश्रा, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर है। सो मेरा ये कहना है, देखो जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका अभी जो कुमार के क्वेश्चन बैंक है, जो एमसीक्यू पैटर्न में, मैं अभी क्लास के एंड में आज नहीं तो कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन हुआ है, और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के साथ में भेज दूंगा बेटा मैं। ठीक है ना, जो बुक होती है ना उसमें क्वेश्चन एंड आंसर, उसको बेटा लेके भी कोई इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ले लो आप वाल्मीकि मिश्रा, में कोई दिक्कत नहीं। एक बार सेंटर आओ, अब बात कर लो, मैं इसी के लिए कहता हूँ सेंटर आने के लिए। ठीक है। सर इंग्लिश मीडियम में बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, मैं वही बोल इंग्लिश रहा था। मीडियम में है बेटा, इंग्लिश मीडियम में है। सर तो सॉरी, मैं बीच में हाँ। इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि हिंदी मीडियम की हम्म, बुक्स प्रोवाइड की हुई है, इंग्लिश मीडियम अभी तक आया ही नहीं है उन लोगों के पास में। दे डोंट हैव। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, मेरे को इंग्लिश मीडियम का ही मिला हुआ है। पता नहीं सर, वेद मुझे कलेक्ट व्यास किए हुए दो मिला है तीन महीने बेटा। हुए हैं। जी नहीं, इंग्लिश मीडियम। एक बार ललिता आके बात करो, आप मिला है, इंग्लिश के हैं बेटा नोट्स, चलो सर, मैं बुक ज्योत्सना है। मैम से चेक करती हूँ दोबारा। तो मुझे तो मना किया हम्म। गया है, मुझे तो यही बोला गया है कि इंग्लिश मीडियम की बुक्स अवेलेबल नहीं है। मुझे भी सेम मुझे इन्फॉर्मेशन भी यही मिला है बोला है सर। आज मुझे भी बस तीन सेम बस महीने से। इंग्लिश। हम्म। बस बेटा बस देखो, आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास के एंड में मैं डिक्लेयर करके बता दूंगा, ठीक है ना जी जी, ठीक मैम है। से। ठीक है, अभी क्लास के एंड में 15-20 मिनट रुक के। ठीक है वाल्मीकि मिश्रा, वैसे नोट्स की बेटा देखो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना वाल्मीकि मिश्रा, जी, वही काफी ज्यादा सफिशिएंट है। इसके साथ क्वेश्चन बैंक कर लो, एमसीक्यू इनफ है। ठीक जो है सर। बुक है मैं ना बेटा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। नहीं, दैट्स ओके। जो वे वो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। आपने जो नोट्स दिया है ना, वो मैंने प्रिंट आउट अभी निकाला नहीं है, बी हाँ ऑनेस्ट, हाँ, दैट आई वेरी एम गुड। टेलिंग यू। बुक्स होता तो अगर उसमें कुछ है नहीं तो दैट्स ओके, मैं नोट्स प्रिंट आउट निकाल लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी थैंक बेटा यू मैं सो मच। हिंदू लॉ, देखो वाल्मीकि मिश्रा, मैं हिंदू लॉ, आज सगुफा है नहीं क्लास में, मैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के क्या करूंगा। जो बेयर एक्ट है ना, बेयर एक्ट क्या होता है, जो पूरी की पूरी बेयर एक्ट दी होती है, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट वो आपको पता है क्या, काफी पजल सा लगेगा देखने में, काफी कंफ्यूजिंग सा क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें तो एग्जाम में एमसीक्यू देना है। बट हाँ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं हिंदू लॉ का कंप्लीट करा देता हूँ आज, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी संडे, संडे तक हम हिंदू लॉ कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है ना। फिर मुस्लिम लॉ स्टार्ट कर देंगे हम। तो हम क्लास को स्टार्ट करते बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कशन किए थे मैं फिर से बता देता हूँ। जो जो आपको पढ़ना है हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदू लॉ में आपको सोर्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ना है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के बाद आपको पढ़ना था हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट की क्या क्या कंडीशन थी, टाइप्स ऑफ डाइवर्स थ्योरी, कितने तरह की डाइवर्स की थ्योरी थी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डाइवर्स थ्योरी के बाद व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डाइवर्स, डाइवर्स के क्या क्या कंडीशन थे। डाइवर्स के कंडीशन के बाद क्या था बेटा, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अडॉप्शन। आज का जो क्लास आपकी जो बेस्ड क्लास है वो किस पे है, अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप पे, ठीक है ना।
तो हमारे हमने जो हिंदू लॉ के सोर्सेज में पढ़ा बुक में, एक तो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मैरिज, डाइवर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, गार्डियनशिप, विल। देयर आर टू टाइप ऑफ विल जो हम डिस्कस करेंगे। टेस्टामेंट्री बाय वर्बल, इंटर स्टेट सक्सेशन जिसे टेस्टामेंट्री कहते हैं, जो आफ्टर डेथ डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है ना, तो इंटर स्टेट सक्सेशन कहा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लास्ट में बेटा आपका आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, स्त्री धन और गिफ्ट, ठीक है ना बेटा। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जो आपका टॉपिक है, इसमें बेसिकली हम इन्हीं चीजों को कवर अप। सबसे स्कोरिंग एंड इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। सो हिंदू लॉ में हमने डाइवर्स के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। कोई बताना चाहेगा व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर मेकिंग डाइवर्स? बताओ बेटा ललिता, आपने तो क्लास ली है। मैं आज रविंदर वेद व्यास से नहीं पूछूंगा, जी उन्होंने। सर। हाँ जी, सबसे पहले तो यही है, अगर ये इनसेन मैरिज निकलती है, मतलब कोएर्सन के थ्रू हम्म, अगर है, तो आप कर सकते हम्म। हो। और बाकी दोनों पार्टनर्स में से अगर कोई भी विलिंग नहीं है, और नहीं भी नहीं बहुत सा। डाइवर्स, हाँ, नहीं नहीं वाल्मीकि आप बताएंगे डाइवर्स, आपने तो पिछली क्लास ली थी। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर मेकिंग डाइवर्स? 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने, 2 years, more than 2 years, if they are not 2 months, I guess, if they are not हाँ, stay with each other. डिजर्शन, एक, yeah, डिजर्शन, sorry. डिजर्शन, द टर्म इज कॉल्ड डिजर्शन। हाँ, अगर वो, अबेंडन कर देना, 2 साल से ज्यादा छोड़ रखा, अबेंडन कर हाँ दिया। करेक्ट, 2 साल, सॉरी, हाँ 2 साल से ज्यादा अगर वो हाँ, नहीं रहेंगे साथ में, तो वो एक ग्राउंड होता है। दैट वुड बी और वन ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. हम्म, अनदर इज आई बोलो आई बोलो बेटा। फॉरगॉट. आई एम मैं सॉरी. कोई सॉरी, इस ओके बेटा, होता मैं समझता हूँ। सगुफा वॉइस आ रही है आपको? एक मिनट, सगुफा वॉइस आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सुनते रहो। हमने हिंदू लॉ के बारे में पढ़ा था, ग्राउंड्स क्या होते हैं डाइवर्स के लिए। सबसे पहला ग्राउंड होता है एडल्ट्री, एडल्ट्री होता है। सेकंड ग्राउंड ग्राउंड होता है डिजर्शन, डिजर्शन मीन्स अबंडन, अबंडन कर देना किसी एक पार्टी का, ठीक है ना, वेदर इट शुड बी द वाइफ और द हस्बैंड। जो 2 साल से ज्यादा अबंडन कर रखा, उस प्रोसेस को हम डिजर्शन कहते थे। एडल्ट्री हो गया, डिजर्शन हो गया। इसके बाद आपका क्या आता था, प्रोनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन, सॉरी, रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब क्या होता था, साधु बन गया, संत बन गया, तो डाइवर्स के लिए ग्राउंड होता था। बायगैमी, बायगैमी हमने हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे। हिंदू लॉ में हमने पढ़ चुका है, मुस्लिम लॉ में हमें पता है। मुस्लिम लॉ में हम कितनी शादी कर सकते हैं, 4। 4 के बाद जो शादी करी जाती है उसे पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है ना। तो हिंदू लॉ में हम अगर कोई हस्बैंड किसी और पार्टनर के साथ, लिविंग स्पाउस के साथ रह रहा है या फिर शादी कर ली, उसे बायगैमी कहते हैं, ठीक है ना। वनरेबल डिजीज हमने पढ़ा था, जैसे किसी को छूत की बीमारी है, सेक्स डिजीज है, तो डाइवर्स का ग्राउंड वो होता है आपका। प्रिज्यूम डेट, प्रिज्यूम डेट हमने पढ़ा था, पिछले 7 सालों से किसी की बॉडी हमें नहीं मिली। क्लियर है बेटा? हाँ सो जी. Also ग्राउंड्स फॉर cruelty, sir. डाइवर्स क्लियर है? क्या सर बेटा एडल्ट्री, वेद व्यास? Cruelty is also one price. हाँ, क्रुएलिटी, Yeah. वेरी गुड। और बताओ सर एडल्ट्री क्या है? अडल्ट्री, बताओ वेद व्यास, अडल्ट्री का मतलब मौज मस्ती बेटा। Yeah. Extramarital क्या? affairs. हाँ, वेरी गुड, Yeah. एक्स्ट्रा ओके, मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर, हाँ। मैरिटल अफेयर्स. ओके. हाँ जी बेटा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है ना। ठीक है, सगुफा आपने पिछली क्लास अटेंड की थी, सगुफा? यस सर। अच्छा, तो कुछ आइडिया है पिछली क्लासेस का, क्या क्या कवर अप किया था हमने? सर मेरा हाफ टाइम के बाद नहीं छोड़ दिया बीच में। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, देखो सुनते जाओ मेरी बात। सबसे पहले देखो, डाइवर्स लेने के लिए हम सबसे पहले, हमारा प्रोसेस क्या होता था, रेस्टिट्यूशन,
ट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स क्या होते थे? जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में राइट्स होते थे, जो राइट्स बनाए गए उसका टूटना। फिर एक जुडिशियल सेपरेशन टर्म आता था। जुडिशियल सेपरेशन कब तक? 1 साल तक। 1 साल तक क्या हम अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है ना। सो आफ्टर 1 ईयर्स अलग अलग रहने के बाद हम क्या कर सकते थे? डाइवर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। तो बेटा मैं पिछला कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा हमें बहुत। हमें कोर्स को भी लेते हुए चलना है बेटा आगे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखो आप, डाइवर्स के क्या क्या कंडीशन थे आपका सेक्शन 13 में आता था। सेक्शन 13 में किसमें? हिंदू मैरिज एक्ट में आता था, ठीक है ना। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में आता था। सेक्शन की लिस्ट आपको पीडीएफ क्लास में प्रोवाइडेड है। आपके हिंदू लॉ में 2 पीडीएफ प्रोवाइडेड किए गए हैं, ठीक है ना। 2 इनफ है बेटा। इसके बाद मैं एक बेयर एक्ट भी भेज दूंगा अगर आपको उसमें भी हेल्प लेनी। ये कुछ ज्यादा इजी है, वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सेक्शन 31 क्या था? जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ बोथ कैन अप्लाई फॉर डाइवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अडल्ट्री, क्रूरलिटी, डिजर्शन, जो 2 साल से क्या है आपका अबंडन किया गया, यानी कि छोड़ दिया गया। कन्वर्जन, हिंदू से किसी और रिलीजन में हो गया या एक रिलीजन से किसी और रिलीजन में हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? डाइवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, वनरेबल डिजीज, रिनाउंसिएशन एंड प्रिज्यूम्ड डेथ। रिनाउंसिएशन का मतलब है जो साधु संत बन गया, जिसने दुनिया को ही त्याग दिया, ठीक है ना। प्रिज्यूम डेथ आपका जो 7 साल के बाद, जिसकी 7 साल से बॉडी प्राप्त नहीं की गई है, डेड बॉडी भी, तो क्या कर सकता है? डाइवर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। सो फीमेल हैव द स्पेसिफिक राइट्स फॉर अप्लाइंग डाइवर्स। सबसे पहला पॉइंट आता है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, उसे बायगैमी कहते हैं। हस्बैंड को प्रूव गिल्टी किया गया किसी रेप, बेसिलिटी या सोडोमी। सो बेटा हम लॉ ऑफ क्राइम जब पढ़ेंगे, सो लॉ ऑफ क्राइम को हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं। उसमें जो सेक्शन 300 से स्टार्ट होता है, उसमें हम सेक्सुअल हरासमेंट में बेसिलिटी और सोडोमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, जिसमें फीमेल अप्लाई कर सकती है डाइवर्स के लिए। उस थर्ड पॉइंट क्या होता है कि एक मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया गया है 1 साल तक, या फिर कोई मैरिज हुई है, इसमें वाइफ 15 ईयर्स की है और उसने रिप्रोडक्टेड यानी कि कैंसिल्ड, डिस्चार्ज कर दिया मैरिज को बिफोर द अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 30 विच इज कॉल्ड द डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो हमने मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था। मेंटेनेंस आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आ रहा था, ठीक है ना। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो बेटे डाइवर्स का सेक्शन हमने कवर अप किया है किसमें? क्या? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कवर अप किया। सो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है? फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। क्लियर? इसको बेटा हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था? जिसमें डिजीज के बारे में इम्पोर्टेंट था कि डिजीज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सो डिजीज इज अ पार्टनर हु इज डाइड। डिजीज एक मेंबर है या फिर पर्सन। डिजीज इज अ पर्सन हु इज डाइड, जो डाइड हो चुका है। इसमें क्या क्या आते हैं? विडो आते हैं, मदर एंड फादर आते हैं, ठीक है ना। सन के बाद ग्रैंडसन, फिर ग्रेट ग्रैंडसन। इसको बेटा पढ़ लेना, एक बार रीड आउट कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें हम अडॉप्शन। हमने पिछली क्लास अडॉप्शन पे छोड़ी थी क्या बेटा? वेद व्यास रविंदर, कहाँ छोड़ी थी हमने पिछली क्लास? जी सर, एडॉप्शन बहुत सारा कर चुके थे, गार्जियनशिप में आना था एक्चुअली। हाँ, सर हाँ गार्डियनशिप में एडॉप्शन हो गया था। एडॉप्शन मैक्सिमम कर। सर एडॉप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। लास्ट हाँ बोलो टाइम बेटा। आपने बोला था कि सिंगल मैन कांट अडॉप्ट ए चाइल्ड, हाँ बट हाँ मैं बेटा। आपको बोल रहा था कि सिंगल मैन कैन अडॉप्ट ए मेल चाइल्ड ओनली, क्योंकि 2022 में अमेंड हो चुका है ये बिल जो है। हाँ, मेल चाइल्ड कर सकता या है, ही कैन फीमेल अडॉप्ट नहीं कर मेल चाइल्ड। सकता बेटा। जी तो मेल साइड कर सकते हैं, चाहे वो मदर हो या फादर हो, कोई भी। नहीं नहीं नहीं, सगुफा बोल रहे हैं बेटा। यस सर।
देखो अडॉप्शन में हमने क्या पढ़ा था मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अडॉप्शन के केस में होता है क्या, जैसे मुझे किसी को अडॉप्ट करना, तो जैसे मेरा बच्चा है, अगर मेरा बच्चा लड़का है तो, और मैं मियाँ बीवी हूँ, ठीक है ना। अगर स्पाउस है तो स्पाउस के पास बेबी बॉय है तो गर्ल को अडॉप्ट कर सकता है, गर्ल है तो बॉय को अडॉप्ट कर सकता है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन हो गई, अगर आप स्पाउस नहीं हो, ठीक है ना, अगर फीमेल हो तो फीमेल क्या कर सकती है, फीमेल बॉय को भी अडॉप्ट कर सकती है, और फीमेल बॉय और गर्ल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। बट जो मेल है वो मेल किसको अडॉप्ट कर सकता है, बॉय को। हमें बेटा इसमें हिंदू लॉ में मेंशन नहीं किया गया है, ये अमेंड किया गया है तो हम बॉय को अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं तो पहले सिंगल मैन तो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता था। ठीक है, यस सर। क्लियर है बेटा सगुफा? यस सर क्लियर है। सो बेसिकली देखो आप, ये सेक्शन 5 से लेके 17 है विद डील्स विद अडॉप्शन, इसको रीड आउट कर लेना बेटा। मैंने आपको पहले ही कहा था आपके एग्जाम में सेक्शन पूछे जाते हैं। अब सेक्शन भी कैसे पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरे को अपने स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो मेरे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करता है। एक तो सेक्शन 6 क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड अडॉप्शन, ठीक है ना। इसके बाद देखो कंडीशंस, जो कंडीशंस हो गए अडॉप्शन के, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू या फीमेल हिंदू क्या है, ठीक है ना। कब कैंसिल किया जा सकता है अडॉप्शन, कितनी पेमेंट है। सो देखो आप, जैसे हमारा जो हिंदू लॉ है इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, कारा आता है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम कारा के बारे में पढ़ेंगे। सो होता क्या अडॉप्शन का, मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। जैसे मुझे किसी को अडॉप्ट करना है तो सबसे पहले कारा ने साइट बनाई है, ठीक है ना, चाइल्ड केयर द्वारा बनाई गई है, जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वो करता है, गवर्न करता है। सो जुवेनाइल जस्टिस के द्वारा एक कारा साइट बनाई गई। कारा इज अ साइट जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, अडॉप्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सो मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ फीस, कुछ एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन भरने के बाद कुछ रिक्वायर्ड फीस को पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद मैं बच्चे को अडॉप्ट करूंगा। बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैं कितने से कितने इयर्स तक के बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ। वेद व्यास रविंदर हमने पढ़ा था बेटा, वाल्मीकि बताएंगे आप? 14 तक 4 years से ज्यादा 4 to 14 हाँ वेरी as per गुड, the law. एक्सीलेंट Yeah. जॉब। हाँ बट कारा में सर इट इज एक्सटेंडेड टिल 18 इयर्स नाउ। हाँ 18 इयर्स तक, ठीक है ना। 18 इयर्स तक तो एक्सटेंड कर। आपका जो मिनिमम एज है वो 4 ईयर है। 4 वैसे नॉर्मली 6 तक ले बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। 4 से लेके 14 ईयर, जैसे हमारा जो कंपलसरी राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स का होता है, 6 ईयर से 14 ईयर्स का, तो हम 14 ईयर्स तक अडॉप्ट कर सकते हैं। बट इसको अमेंड करके कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो अडॉप्ट करने के बाद, मैंने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब अडॉप्ट करने के बाद उसकी 1 ईयर तक इंस्पेक्शन होगी। किसके द्वारा करेगा, एक ऑफिसर करेगा, ठीक है ना, कि मैं बच्चे की अच्छे से देखभाल रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, उसके साथ कोई गलत शोषण, कोई काम तो नहीं करवा रहा, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो दोनों पार्टीज कर रहे हैं, अगर मदर एंड फादर दोनों अडॉप्ट करे तो उनका एक म्यूचुअल कंसर्न होना चाहिए। म्यूचुअल कंसर्न यानी कि दे आर अ फ्री ऑफ कंसर्ट, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स, यानी कि फ्री कंसर्ट से करे। कोई इसमें कोर्जन नहीं होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती से बच्चा अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो देखो इसको स्पीड से करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। सेक्शन 6 क्या कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड अडॉप्शन। जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है वो कैपेसिटी होना चाहिए, एक अडॉप्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबल होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। अब ये अडॉप्शन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, वो क्या है, आपका मेल ही कर सकता है, ठीक है ना। अगर फीमेल है तो दोनों को कर सकती है। इसके बाद देखो आप, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, सबसे पहले फादर एंड मदर गिव कर सकते हैं अडॉप्शन के लिए विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। एक परमिशन होनी चाहिए कोर्ट से। अब मैं जिस पर्सन को अडॉप्ट कर रहा हूँ या तो हिंदू हो, मैरिड, उसका कोई पहले से अडॉप्टेड ना हो चुका हो, मतलब मैं एक ही बार में सिंगल टाइम में एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये नहीं कि अडॉप्ट हो रखा है मैंने दोबारा से अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद ही और शी नॉट बी मैरिड, आपको मैंने समझा रखा है बेटा। अब सर एक सेकेंड, मतलब हाँ हम बोलो। पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं,
लाइफ टाइम में नहीं बेटा, जो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं ना वो पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। आया ओके सगुफा? ओके। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका मैरिड नहीं होना चाहिए, आपका जैसे अभी क्लियर किया गया है कि कितना होना चाहिए, 4 to 14 ईयर्स। अगर मैं वेद व्यास, अगर मेरे से कोई पूछे एडवोकेट बनने के बाद तो मैं क्या कहूंगा, 4 to 14 ईयर्स तक अडॉप्ट कर सकते। क्लियर है ना बेटा? ही हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, कहने का मतलब कितना है वो, 14 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है ना। अमेंडमेंट की बात अलग है, वो चीज अलग है। आप खुद सोचो, आप कोई 18 साल के बच्चे को तो अडॉप्ट करेगा नहीं, छोटे बच्चे को तो अडॉप्ट करोगे आप। ठीक है ना, आपके बच्चे हो नहीं रहे। इसके बाद देखो अदर कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कोई अडॉप्ट कर रहा है सन को, तो जो फादर या मदर हो उसका कोई खुद का सन, मैंने आपको बोला ना बेटा, जैसे मैं बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ तो बच्चे को अडॉप्ट करते समय मेरे को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है। सबसे पहले कंडीशन, मेरे पास एक लड़का है तो मैं लड़की अडॉप्ट करूंगा। अगर मेरे पास लड़की खुद की है तो मैं लड़के को अडॉप्ट करूंगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। वैसे भी अगर हम शादी करते हैं तो हम 21 साल की एज में ही शादी करते हैं आफ्टर, तो बच्चे बच्चे जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है और उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 21 ईयर्स का होना चाहिए, लॉ कहता है आपका। इसके बाद देखो सेम चाइल्ड को अलग अलग बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, दो या दो से ज्यादा पर्सन। कहने का मतलब है सगुफा, जो आपका क्वेश्चन था कि इस जिंदगी में एक बार नहीं, जिंदगी में मैं कर सकता हूँ, वो लॉ कहता है। बट जो मैं बच्चा अडॉप्ट कर रहा हूँ पहले अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, वो सिंगल टाइम अडॉप्ट होना चाहिए किसी एक पेरेंट्स से। ठीक है ना। इसके बाद देखो जो चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया उसने अपना अडॉप्शन का कंसर्न दिखाया है कि कंसर्न उसका है कि नहीं है। ठीक है ना। वो कौन तय करेगा, एक ऑफिसर तय करता है। ठीक है ना, उसका जो सर ऑफिसर एक है। क्वेश्चन और है। अगर मैंने क्या अगर बेटा? मैंने अगर मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया और मेरे को वो मिल गया अडॉप्शन में कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो गई, बट आफ्टर सम टाइम द फील कि मैं नए इस प्रोसेस को नहीं संभाल पा रही, तो हम दोबारा वापस कर सकते हैं अगर बच्चे देखो को। आपके डॉक्यूमेंट, हाँ कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं किए गए हैं, कोई आप में फ्रॉड पाया नहीं गया है ऑफिसर के थ्रू। ठीक है। तो हम बच्चे को वापस इस कर सकते हैं अगर अगर हमें मुश्किल लग हाँ रहा है हाँ तो। हाँ बेटा। इसके बाद ओके देखो ओके। सेक्शन 6 क्या कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड अडॉप्शन। कोई भी अडॉप्शन आपका वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक एक कंसर्न नहीं दिया है, दिखाया गया। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एक कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी कहने का मतलब एक एज डिफरेंस 21 ईयर्स का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, जो पर्सन अडॉप्टेड किया गया वो कैपेबल हो अडॉप्शन के। मैंने आपको बताया उसकी एज लिमिट 4 से 14 ईयर्स। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कॉम्प्लाइज हो कंडीशन के साथ, यानी कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद देखो इफेक्टिव इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। इफेक्ट क्या क्या अडॉप्शन के इफेक्ट हैं, सबसे पहले सेक्शन 12 में आता है। सबसे पहले देखो आप इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन में क्या कह रहा है, जो भी पुराने फैमिली के साथ टाइप है वो मतलब अगर मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ तो उसको मेरे को अपना ही मानना है, ये नहीं उसको सौतेला मानना है, ये लाइन ही कह रही है। इसके बाद जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो मैरी नहीं कर सकता, हु अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट मैरी अ पर्सन हु ही कुड नॉट मैरिड अर्लियर। ठीक है ना, यानी कि देखो अगर मैंने ये, इसमें भी साप पिंडा रिलेशनशिप चल रहा है सगुफा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमारे हिंदू लॉ में एक सापिंड रिलेशन होता है, यानी कि सेम पिंड, मैं अपने सेम गौत्र में शादी नहीं कर सकता हूँ। इसमें भी मैं यस कहाँ मैं तक थी देखता हूँ उस अपने। क्लास में थी मैं उस क्लास में थी क्या बेटा? उस क्लास में मैं थी। आपने पढ़ाया था अच्छा अच्छा सैपरेट वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा। सो बेसिकली इसमें मदर का कहाँ तक देखा जाता है, अप टू 3 जनरेशन, और फादर का कहाँ तक देखा जाता है, अप टू 5 जनरेशन। क्लियर? इसके बाद देखो आप, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो प्रॉपर्टी में डिस्पोज नहीं कर सकता। बेटा इस केस को मैं अभी होल्ड पे रखूंगा। ठीक है ना, ये आपका हम कहाँ पढ़ेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में डिस्कस कर देंगे अभी 1 घंटे, अभी आधे घंटे के बाद। ठीक है।
फिर सेक्शन 13 क्या कह रहा है, राइट ऑफ अडॉप्टेड पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो क्या कर सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है। ठीक है। he is entitled to take the share in that parent's property. सेक्शन 14 क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टेड मदर इन सर्टेन केसेस। ठीक है ना। जो हिंदू मेल की वाइफ है वो अडॉप्ट शुड बी द अडॉप्टेड मदर where the adoption is made with the consent of more than one wife, the senior most of marriage is deemed to be adopted mother। पीस में यही पता रखा है अडॉप्टेड मदर के बारे में कि सपोज वैसे भी हिंदू लॉ में एक ही मैरिज होती है, अगर कोई सौतेली है या फिर डाइड हो गई है, ठीक है ना, तो फर्स्ट मदर का ये वो अडॉप्टेड माना जाएगा। ऐसे अगर फर्स्ट मदर ने बच्चे को अडॉप्ट किया और वो डाइड हो गई तो जो चाइल्ड अडॉप्टेड किसका माना जाएगा, फर्स्ट का माना जाएगा, जो सीनियर मोस्ट है। इसके बाद कोई विडो है, बैचलर है, तो बेसिकली अगर वो उस बच्चे को क्या बोला जाएगा, फिर स्टेप चाइल्ड बोला जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, देखो बेटा आप, अगर कोई विडो या अनमैरिड वुमेन है और किसी मैन से शादी करती तो उसको स्टेप फादर बोला जाएगा चाइल्ड का। ठीक है। अच्छा बेटा, ये अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, हाँ एलएलबी फर्स्ट ईयर में हूँ, ये स्वाहान राम वर्सेस कालावती का केस है। सो व्हाट डू यू मीन बाय AIRNSC? इसको वो करो वो बेटा। ऑल इंडिया रैंकिंग और सुप्रीम कोर्ट में भी। हाँ वेरी गुड सब गुड। बट ये ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं, ऑल इंडिया रिपोर्ट है। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, ये लीडिंग केस है। ठीक है ना। जैसे हमने, अगर हमारा कोई केस चल रहा है, मैं उस केस में एक रेफरेंस जोड़ना चाहता हूँ, तो उस केस के लिए मैं अगर रेफरेंस जोड़ रहा हूँ तो किसका जोड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैंने जोड़ा है। अगर कोई हाई कोर्ट है तो आप सुपीरियर कोर्ट का ऐड करता है। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस को ऐड रेफरेंस के तौर पे यूज किया। जो रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया उसको क्या बोलते हैं हम, लीडिंग केस बोलते हैं, यानी कि रेफरेंस केस यूज किया गया टू गिव द जजमेंट, जो जजमेंट के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद देखो बेटा, फिर आते हैं आपके कुछ सेक्शन 15, वैलिड अडॉप्शन नीड नॉट टू बी कैंसिल। कहने का मतलब है सेक्शन 15 किससे डील करता है कि कोई वैलिड अडॉप्शन उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 16 क्या कहता है, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू अडॉप्शन उसे मतलब कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, और सर्टेन पेमेंट्स की प्रोविजन है। प्रोविजन यानी कि आप कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते हो, जितना आपकी कारा की साइट में बोला गया उतना ही पेमेंट आपको देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी क्लियर सर, है यहाँ बेटा? पे मैं हाँ सर यहाँ पे हाँ, मेरा एक बोला बोला क्वेश्चन है लड़का। जी, जो कि इन्होंने शगुफा ने पहले रेज किया था कि अगर हाँ वैलिड एडॉप्शन हो गया और ड्यू टू एनी रीजन बाद में फ्यूचर में ये एडॉप्शन को कैरी ऑन करने के मूड में नहीं है, या कोई भी सर्कमस्टांसेस आती हैं कि इनको एडॉप्शन कैंसिल करना पड़ रहा है, तो क्या कोई हाँ, भी तो इस डॉक्यूमेंट कंडीशन में दिखाने होगा? पड़ेंगे। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट शो होगा? करने पड़ेंगे, देन इट कैन हाँ बी जी कैंसिल्ड। बेटा। ओके सर, ओके। एक वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मेरी इनकम है, ऐसे इनकम कम हो रही है, या फिर मैं ऐसे बियर नहीं कर पा रहा हूँ कॉस्ट, तो आपका वो अडॉप्शन क्या माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। ओके सर, क्लियर है? ओके। हाँ जी, थैंक यू। वेद व्यास रविंदर, क्लियर है बेटा आपको ये? यस सर। यस सर। इसके बाद देखो आप, आज बेटा थोड़ा मेरा गला भी खराब है, तबीयत डाउन से खांसी हो रही है, तो इसको माइंड मत करना, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा अच्छे से, तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर है ना बेटा ये चीज? इसके बाद देखो, फिर आता है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। तो हिंदू लॉ में हमने अभी तक दो एक्ट के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा बेटा आपका? और देखो, मैरिज को कौन एक्ट करता है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955,
और मेंटेनेंस को और अडॉप्शन को कौन सा एक्ट डील करता है? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। 6 अब तीसरा एक्ट आता है बेटा कौन सा? गार्डियनशिप के लिए। सो आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड गार्डियनशिप? कस्टडी और गार्डियनशिप में क्या डिफरेंस होता है? बताएंगे बेटा रविंदर वेदव्यास कुछ नॉलेज कस्टडी और गार्डियनशिप के बारे में? Sir, custody guardianship is a natural care, but custody is specially provided by court for matrimonial remedies. हाँ वेरी गुड, सही सही जवाब दिया है, काफी जी, हद तक पास कस्टडी तो। बिल्कुल लीगल वो है, और गार्जियन कोई भी हो सकते हैं सर, घर में नियर बाय कोई भी रिलेटिव आपके। Sir, अच्छा मैं अगर guardianship कहना is a legal चाहूँ, हाँ हाँ responsibility, हाँ, and वेरी custody गुड, is एक्सीलेंट simply जवाब। a physically that he is staying with that person. तो Sir, आई हैव अ custody, क्वेश्चन टू रविंदर। यस यस वाल्मीकि, Yes, sir. sir, बोलो बोलो, custody, पहले वाल्मीकि आप बताओ। हाँ yeah, custody is basically the day-to-day activity like upbringing and everything. That is the custody. And गूगल क्या क्या बेटा? मैं no, no, no. वाल्मीकि मिश्रा। मैं वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो से बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, उसमें लिखा समझ। है सर ये। एंड गार्डियनशिप ठीक इज है। बेसिकली द राइट्स ऑफ दैट द पीपल दैट पर्सन। सो बेसिकली अरे क्योंकि गूगल में दिखा रहा है ना ये डे टू डे, सर इसी आपकी के लिए मैंने। डॉक्यूमेंट्स में भी है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो रविंद्र मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, ठीक Yes, है? sir. मैं कहना चाहता हूँ कि जो गार्डियनशिप है, वो गार्डियनशिप में एक तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंडीशन, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे जो चाइल्ड है क्या No, वो sir. No, प्रॉपर्टी में no, no, हिस्सा no, 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 no. है सर बेटा? कस्टडी सर ले सकते हैं डिपेंड गार्डियनशिप करता में। है सर, गार्जियन जो है गार्जियनशिप है, में नहीं they ले are सकते the हैं, guardian, बट they can कस्टडी take में ले सकते हैं। proposal. कस्टडी में ले सकते हैं बेटा। सर सर नहीं ले गार्डियनशिप में सकते ले जब तक सकते हैं। बच्चा हम्म, मेजोरिटी नहीं अटेन करता। कोई भी वो होगा, बस वो उसकी केयर टेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं बनता। हाँ तो करेक्ट है प्रॉपर्टी में बेटा, शेयर ये मैं सक्सेशन एग्री। एक्ट के अंदर बनेगा। सक्सेशन एक्ट के अंदर अगर वो लीगली वो एंटाइटल होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हिमसोएवर बी द गार्डियन, लाइक माय अच्छा माय मेरा एक और क्वेश्चन आ मदर-इन-लॉ। रहा है बेटा, मैं बता रहा हूँ, इससे क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट को अभी। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों से कि जैसे कि आपका जो ये गार्डियन और कस्टडी है, सो कस्टडी क्या 18 साल से कम का होता है कि कस्टडी 18 साल से ऊपर का होता है? पहले ये बताओ। सर अप टू 18 इयर्स ओनली। कम का होगा। हाँ वेरी कम का गुड होता है ललित। 18 साल से। हाँ कस्टडी क्या होता है, जैसे हमें वेद व्यास ने बताया, कस्टडी आपका 18 साल से कम का होता है। क्लियर? अब इसके बाद गार्डियनशिप क्या लाइफ टाइम होती है कि 18 साल तक होती है गार्डियनशिप? सर अप टू 18 इयर्स ओनली। गार्डियनशिप भी अप और टू 18 ईयर्स? नहीं, और नो अगर नो सर, 18 लीगल के एज, बाद जो लीगल एज होती है, जो लॉ के अकॉर्डिंग आती है, लीगल एज के बाद कितनी आती है? गार्डियनशिप आई थिंक नहीं 18 अभी तो फिलहाल चल रही है। तब तक के लिए होती है गार्डियनशिप, उसके बाद नहीं होती। सर लेकिन 18 के बाद भी अगर मेंटली स्टेबल नहीं है चाइल्ड, या अपने डिसीजन लेने के, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए कैपेबल वो नहीं है, उस केस में भी गार्जियनशिप चलती है आगे। हम्म। और सो कोई भी देखो, गार्जियन हाँ या हाँ, कस्टोडियन किसी भी माइनर के कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकते। देखो आप, मैं बताना चाहूंगा बेटा, जो कस्टडी और गार्डियनशिप है इसमें फर्क क्या है? देखो कस्टडी और गार्डियनशिप में है क्या फर्क, सिंपल सा फर्क है। कस्टडी में क्या है, कोई लीगल राइट नहीं आता। कस्टडी यानी कि कोर्ट का ऑर्डर है, या फिर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मैंने किसी कस्टडी में बच्चे को रखा है, तो बच्चे को खाना, कोई लीगल राइट्स उसमें नहीं आते कस्टडी में। बट गार्डियनशिप में आपके सारे के सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं। आपको उसको पालना है, उसको बड़ा करना है। क्लियर है ना बेटा? सो पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपसे जो एज में बड़ा है, उसको हम गार्डियन कह सकते हैं, जो एक लीगल राइट को फुलफिल कर, ठीक है ना? वो कोर्ट के द्वारा नहीं होता है गार्डियन। गार्डियन आपका एक फिजिकल ब्लड रिलेशन कहा जा सकता है। बट कस्टडी किसके द्वारा होता है? कोर्ट के द्वारा होता है। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं अब?
यस सर। जी वेद व्यास वाल्मीकि क्लियर है रविंदर? यस आगे सर चले हम। जी Yes, sir. हिंदू लॉ बेटा इजी कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी जल्दी कवर अप भी कर सकते हैं हम। सो कस्टडी एंड गार्डियनशिप है क्या, देखो आप। कस्टडी क्या है, जो आपका मैट्रिमोनियल रिलीफ टू पेरेंट्स, कस्टडी इज ग्रांटेड स्पेसिफिकली और गार्डियनशिप एग्जिस्टेड एट लॉ, ठीक है ना। कस्टडी क्या है, जैसे आपका कोई मैट्रिमोनियल, जैसे डाइवर्स हुआ तो डाइवर्स के बाद एक कस्टडी दी जाती है कि बच्चे को इसके साथ रहना, तो आपका कस्टडी हो गया। और गार्डियनशिप आपका लॉ के साथ एग्जिस्ट करता है। गार्डियन, कोई भी गार्डियन आपका कस्टोडियन नहीं है, बट कस्टोडियन गार्डियन हो सकता है चाइल्ड का, ठीक है ना। गार्डियनशिप एक बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू कस्टडी। गार्डियनशिप इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, एज कंपेयर टू कस्टडी। फिर लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा बेटा, गाड़ी कस्टडी जो 18 साल से कम की दी जाती है, और गार्डियनशिप होती है जो परमानेंट फुल लाइफ टाइम की होती है, जैसे कि कोई लीगल राइट हो गया। क्लियर? अब इसके बाद देखो गार्डियन कौन कौन है। सबसे पहले गार्डियन क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे विल, ठीक है ना। सो विल आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। विल दो तरह की होते हैं, एक टेस्टामेंट्री और एक इनटेस्टामेंट्री होते हैं। टेस्टामेंट्री जो मैंने अपने वर्बल माउथ से दिया, इनटेस्टामेंट्री जो डिक्लेरेशन नहीं हुआ आफ्टर डेथ, जिसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आपका सेक्शन 4 क्लॉज बी या सबसेक्शन बी डील्स विद गार्डियन, गार्डियन से जो डील करता है। A guardian is a person who has having the care of person of minor or is property of both the person and the property. So basically guardian एक person होता है जो माइनर का केयर करता है, ठीक है ना। अब इसमें गार्डियन कौन कौन आ सकते हैं, एक नेचुरल गार्डियन आ सकता है। नेचुरल कहने का मतलब है जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर और फादर। सेकंड आता है आपका टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या है, जो माइनर के द्वारा, जैसे टेस्टामेंट्री जैसे गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल। विल कहने का मतलब है, अब मैं कहना चाहूंगा जैसे किसी की मम्मी एक्सपायर हो गई है, पापा एक्सपायर हो गया, मम्मी और पापा के एक्सपायर होने के बाद मम्मी ने कहा मेरे बच्चों का ध्यान रखना। सो मेरे बच्चों का जो ध्यान रखना हो गया, वो जो मेरी सिस्टर हो गई, वो सिस्टर क्या है, टेस्टामेंट्री गार्डियन हो गई। क्लियर है? गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट। गार्डियन कौन सा हो गया, जो कोर्ट से डिक्लेयर किया गया। फिर लास्ट में आता है एक पर्सन empowered और अंडर एनी एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वर्ड्स। ये आपका किस में आता है, गार्डियन में। क्लियर है बेटा? सो क्लियर है सबको गार्डियनशिप की डेफिनेशन? आगे चले हम। बताओ बेटा, सगुफा क्लियर है सबको? यस सर सर। फोर्थ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा Yes, sir. कि कौन सा पर्सन फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट जो अरे है फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है वेद व्यास, देखेंगे हम। जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये क्या है बेटा, आपका वार्ड से रिलेट करता है। देखो आप, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, यानी कि 19 सबसे पहले बेटा देखो मैं आपको समझाता हूँ, इससे कोई एक्ट बनता है तो उसका अमेंडमेंट होता है, ठीक है ना। जी जैसे जी आपका पहले आया गार्डियन एंड वार्ड एक्ट आया, उसके बाद हिंदू ह्यूमैनिटी गार्डियनशिप एक्ट आ गए, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, जो कोर्ट ऑफ वार्ड ने बोल रखा है वो आपका गार्डियन कहलाया जाएगा, ठीक है। या फिर ओके कोई पर्सन अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ वार्ड कोर्ट के के द्वारा, ठीक। जी ठीक है सर, इसके clear बाद है। देखो सेक्शन 6 क्या कहता है, नेचुरल गार्डियन कौन है। लेगिमिटेट अगर माइनर चाइल्ड है तो मदर, ठीक है ना। लेगिमिटेट माइनर चाइल्ड है तो फादर और मदर के बीच में कस्टडी विद द मदर। सबसे पहले हाँ देखो, अगर आपका लेगिमिटेट माइनर चाइल्ड है तो नेचुरल गार्डियनशिप अगर जिसे दी जाती है तो मदर को दी जाती है, ठीक है ना। सो मदर क्या है, बिलो द 5 ईयर ऑफ एज, इलेगिमिटेट माइनर चाइल्ड है तब भी आपका मदर है, मतलब मदर हर। देखो नेचुरल गार्डियंस को फिर से डिस्कस करते हैं। सेक्शन 6, अगर लेगिमिटेट, लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। लेगिमिटेट चाइल्ड विच इज बोर्न आफ्टर द मैरिज, मैरिज के बाद जो चाइल्ड होता है उसे लेगिमिटेट कहते हैं। इलेगिमिटेट चाइल्ड इज अ चाइल्ड विच इज बोर्न बिफोर द मैरिज, जो मैरिज से पहले होता है।
सो अगर कोई लेगिमिटेड माइनर चाइल्ड है तो फादर को नेचुरल गार्डियन माना जाता है, बट हाँ कस्टडी किसके अंदर दी जाती है, मदर के अंदर। अगर कोई इलेगिमिटेड माइनर चाइल्ड है तो मदर का ही कहलाया जाता है। तो माइनर मैरिड गर्ल है तो हस्बैंड होगा, हस्बैंड इज ऑल्सो माइनर देन मदर एंड फादर ऑफ द गर्ल, यानी कि कोई माइनर मैरिड गर्ल है तो उसमें हस्बैंड है। अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में कौन होता है नेचुरल गार्डियन, आपका फादर होता है। अब इसका बेटा आपका क्या आता है, डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम नेचुरल गार्डियनशिप। नेचुरल गार्डियनशिप से कौन डिसक्वालिफिकेशन ले सकता है? सबसे पहले वो हिंदू से उसने सीज कर लिया है, हिंदू को उसने छोड़ दिया है। सेकंड आपका वो रिनॉइंस हो गया, यानी कि एक सन्यासी बन गया, संत बन गया, या रिनॉइंसेशन उसने अडॉप्ट कर लिया, तो आपका वो गार्डियनशिप के लीगल राइट से हट चुका है। फिर आपका आता है ये जो बेटा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन किसके हैं ये याद रखे रहना जब आप लर्न करोगे। ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के, क्लियर है ना ये चीज। इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन ये आपका आता है सेक्शन 8 में, ठीक है ना। इसमें क्या आता है देखो आप, सेक्शन 8 में पावर क्या क्या है। सबसे पहले पावर क्या आती है कि आपका गार्डियन सारे के सारे एक्ट को करेगा जो नेसेसरी है किसके बेनिफिट के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए, और एंड ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर स्टेट। क्लियर है बेटा ये चीज। इसके बाद देखो आप, फिर गार्डियन लीज कर सकता है प्रॉपर्टी नॉट मोर देन 5 इयर्स, ठीक है ना। अपनी प्रॉपर्टी को लीज वो कर सकता है कब तक, 4 साल, 5 साल से कम। या फिर जब गार्डियन क्या मतलब, गार्डियन प्रॉपर्टी का हिस्सा कब देगा उसे, जब तक वो मेजोरिटी को अटेन नहीं कर सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, गार्डियन ट्रांसफर नहीं कर सकता मोर्टगेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ माइनर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो कोर्ट क्या ग्रांट कर सकता है इस परमिशन को, जब नेसेसिटी हो या फिर एडवांटेज देना है किसको, माइनर। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा आपसे, गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द माइनर और इज मूवेबल प्रॉपर्टी विच वायलेट्स द कंडीशन, ठीक है ना। जैसे अगर हम गार्डियन हो चुके हैं तो गार्डियन में हम माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते, जो माइनर की ही प्रॉपर्टी हो। क्लियर है ना बेटा। जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ेंगे तो जॉइंट हिंदू फैमिली में हम क्या पढ़ते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी का हिस्सा वो कब तक ले सकते हैं, 5th 3rd जनरेशन, मेरी 3rd जनरेशन तक प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकती है, ठीक है ना। वो चलता ही रहता है कि इंडेफिनेट टाइम पीरियड है। जैसे मैं अपने, मेरे सन, फिर ग्रेट ग्रैंड सन मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकता है, फिर वो चलता रहेगा, आगे कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर है बेटा। पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन, आगे चले। बताओ बेटा, सगुफा क्लियर है? ललिता आपको वेद व्यास? यस सर, Yes, प्लीज please. गो अहेड। यस सर। हाँ जी। इसके बाद देखो टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर। सो बेसिकली टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास एक पावर है, ठीक है ना। टेस्टामेंट्री गार्डियन हैज द राइट टू एक्ट एज अ माइनर गार्डियन आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर फादर एंड मदर, यानी कि जो माइनर के फादर या फिर मदर की डेथ हो गई उसके बाद सारे के सारे राइट्स किसके पास चले जाते हैं, सर टेस्टामेंट्री गार्डियन। हाँ बोलो बेटा सगुफा। टेस्टामेंट्री, एक बार आप प्लीज एक्सप्लेन कर दोगे टेस्टामेंट्री हाँ गार्डियन? बता रहा हूँ बेटा देखो सुनो ये सगुफा। सबसे पहले जैसे सपोज मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरे पापा पहले एक्सपायर हुए, ठीक है ना। फिर मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुई तो एक्सपायर होते समय उसने मेरी सिस्टर को कहा कि तुम्हें ऐसे मतलब मेरे बेटे का ध्यान रखना है। तो मेरी सिस्टर क्या हुई, एक टेस्टामेंट्री गार्डियन हो गई। क्लियर है सगुफा ये चीज? यस सर। ठीक है ना। तो जो मदर एंड फादर के डेथ के बाद, जैसे मदर एंड फादर डेथ होने वाले हैं तो उन्होंने किसी को टेस्टामेंट यानी कि मुंह से बाय वर्बल
बोल दे कि तुम्हें इसकी गार्डियनशिप करनी है। अब जैसे मदर फादर की डेथ होने के बाद तो बड़ा भाई या बड़ी बहन ही टेस्टामेंट्री गार्डियन होती है एक छोटे भाई बहन की। क्लियर है ना बेटा? इसके बाद देखो जो नेचुरल गार्डियन की सारी पावर किसके पास चली जाती है? टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास चली जाती है। इसके बाद कुछ सेक्शन बताए गए हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि माइनर आपका गार्डियन होगा निदर माइनर बट कैन नॉट बी द गार्डियन फॉर अनदर माइनर प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है जैसे कि आपका टेस्टामेंट्री विल में कोई गार्डियन कहलाया गया है, जैसे कि मेरी बहन है, वो अगर नाबालिग है यानी कि 18 साल से कम है, तो मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा वो नहीं ले सकती। हम दोनों एक तरह से माइनर माइनर है, तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं ले सकते। सेक्शन 11 क्या कहता है? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर। यानी कि किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। सेक्शन 12 क्या कहता है कि गार्डियन नीड नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट इनटू फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है ना? सो गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा किसके लिए? माइनर की अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो सेक्शन 13 क्या कहता है कि वेलफेयर फॉर पैरामाउंट कंसिडरेशन। पैरामाउंट कहने का मतलब है कि इसमें कोई अमाउंट आपका फिक्स नहीं किया जाता है कंसिडरेशन का, यानी कि कंसिडरेशन आपकी इच्छा नहीं है कि आप कंसिडरेशन देंगे या फिर नहीं देंगे। क्लियर है बेटा ये चीज? बोलो बेटा अभी। सर कंसिडरेशन अगर जो गार्डियन है उसे कंसिडरेशन मिलेगा। कंसिडरेशन जो गार्डियन को मिलना चाहिए, जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है। ठीक है? नेचुरल गार्डियन तो मेरे मम्मी पापा हो गए, टेस्टामेंट्री जो मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन बड़े भाई या बड़ी बहन को बनाया। ठीक है? बताओ बेटा सगुफा, ललिता, वेद व्यास, चले आगे। यस सर, मतलब कि हर Yes, बारी sir. जो Yes, टेस्टिंग sir. गार्डियन होते हैं उन्हें कंसिडरेशन मिलती है गार्डियनशिप। टेस्टामेंट्री गार्डियन को नहीं मिलती है बेटा, वो बस पैरा अमाउंट है। अगर पैरा अमाउंट हम अगर गूगल में सर्च करते तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना? या जो कोर्ट ने बोल रखा है। ठीक है बेटा, इस लाइन को स्किप कर दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। ठीक है सगुफा? अब बेटा देखो हमने क्या क्या टॉपिक कवर अप किया। मैरिज, डाइवर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, गार्डियनशिप को अभी क्लियर कर दिया हमने, अडॉप्शन को क्लियर कर दिया था। ये बेटा केस है, इस केस स्टडी को पढ़ना आपको। ठीक है ना? इसमें वही टेस्टामेंट्री की बात की जा रही है। इसको होमवर्क दे दूं मैं? Yes, sir. ठीक है वाल्मीकि मिश्रा, कर लोगे कि कराऊं मैं? नहीं सर, कर लेंगे, इससे कर लेंगे। Yes. एक बार पढ़ लेना, इससे आ जाएगा समझ में। ठीक ये है ना? नहीं आएगा तो सो पूछ लेंगे बेटा हम। आपका पार्ट 1 कंप्लीट है, 70 पेजेस का पार्ट 1 था। ठीक है ना? इसके बाद अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूं बेटा। पार्ट 2 में क्या क्या करेंगे अभी बताता हूं मैं, बोलो। सो पार्ट 2 में हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? देखो आप, पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट 2 में बेटा आपका आएगा सबसे पहले कारा, फिर यूसीजी। कारा क्या है? फिर यूसीजी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप भी कर सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम रिलेटेड, बस हिंदू लॉ में दिया गया है। इसके बाद यूसीजी के बाद विल पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ विल होते हैं, टेस्टामेंट्री और इंटेस्टामेंट्री। फिर आपका स्त्रीधन और गिफ्ट। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। आई होप सबके पास सेकंड पीडीएफ पहुंच गई होगी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Amin. मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा मुस्लिम लॉ के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? मुस्लिम लॉ में बेटा थोड़े वर्ड अजीब से लगेंगे। सर सेकंड अच्छा, पीडीएफ हाँ। कब भेजा था?
सेकंड तो इसी के साथ भेजा था बेटा मैंने, पार्ट 1 के साथ तीर वाल्मीकि मिश्रा। जो पार्ट 1 है ना उसके नीचे देखो जस्ट, ठीक है कंबाइन सर, दोनों ठीक मिल है गया। सर, हाँ, मैं ये दोनों साथ ही साथ में, या ठीक है। इसमें बेटा लास्ट में सेक्शन है, देखो लास्ट में अगर ये 50 पेजेस का है तो अगर मैं लास्ट में जाऊं तो ये सेक्शन है। देखो बेटा मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्योंकि सारे सेक्शन को ढूंढ के लिखना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। पर मैं एक्सेल शीट में प्रोवाइड करता हूँ बेटा आपको, ठीक है ना। एक्सेल शीट में बना रहा हूँ मैं सेक्शन सारे, जो एमसीक्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करें बेटा हम। बताओ बेटा कारा से, जी Yes, ज्यादा sir, बड़ा please. कॉन्सेप्ट नहीं है। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास बेटा हाफ 1 आवर में खत्म कर देंगे। फिर हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट कर देंगे। मुस्लिम 2 दिन का ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बट हाँ, पिछले ईयर में मुस्लिम लॉ में बेटा एक सेक्शन ज्यादा पूछ लिए, तो इस बार भी हम सेक्शन को कवर अप कर, कॉन्सेप्ट के साथ सेक्शन भी कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। सगुफा वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। बेटा आपको मुस्लिम लॉ में महर और इद्दत के बारे में पता है, जो पढ़ेंगे हम? वाकिफ क्या होता है? यस सर, फर्स्ट पता है, सेकंड भी पता है। हाँ, अच्छा। और थर्ड भी पता है वाकिफ के बारे में, वक्फ बोर्ड जिसे कहते हैं। नो सर, नहीं पता, तो मैं चलो पता मैं करके बता, रखूंगी। पता है। नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे थर्ड भी पता मुस्लिम है। लॉ में ही पढ़ें। तो ओके अच्छा, ओके। थर्ड भी पता है? किसको पता है बेटा थर्ड? कौन बोल रहा है पीछे से? है सगुफा? सर वो मेरी सिस्टर है, वो बेवकूफ वो बोलते थे। अच्छा, कोई नहीं, अच्छा है बेटा, अच्छी बात है, वो भी पढ़ाई कर रही ना साथ साथ में। तो देखो आप, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है ना, इसे कारा बोला जाता है। कारा इज अ साइट फॉर अडॉप्टिंग द चाइल्ड, ठीक है ना। चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा एक साइट बनाई गई है कारा, इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये किसके एक्ट के थ्रू पास किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है ना। सो कारा कब आया था बेटा? 2017 में। क्लियर है? अब देखो कारा कई चीजों को अलग कर देता है, ठीक है ना वेद व्यास। जैसे जो हमने पढ़ा था बेसिक 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें कितना बना रखा है? 25 साल का डिफरेंस बताया, ठीक है ना। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी है नहीं मेरे पास पेपर, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में पेपर दिखाता हूँ मैं हिंदू लॉ का। तो उसमें रैपिड राउंड क्वेश्चन का एक वो करेंगे हम प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो उसमें मैं दिखा दूंगा, ठीक है। सब कारा एक नया एक्ट है, एक नया लॉ है। कारा क्या बताते हैं, इसके कुछ गाइडलाइंस है कि मैरिड कपल, अ सिंगल मेल और फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अप टू 18 ईयर्स। सो वेद व्यास जो आप बोल रहे थे वो यहाँ क्लियरिफाई किया गया, ठीक है ना, जी कि अगर कोई मैरिड कपल है कब तक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है? 18 साल तक कर सकता अब है। एक सिंगल मेल चाइल्ड को, देखो बेटा इधर लिखा है, देखो, जो सिंगल मेल है वो किसी भी मेल चाइल्ड को कर सकता है, बट सिंगल फीमेल किसको कर सकता है? किसी एक चाइल्ड को कर सकता है। दूध वैसे जो अगर मैं कारा की बात करूं बेटा वेद व्यास, तो जो सेकंड पॉइंट है वो कोई वैलिड रीजन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सिंगल मेल कभी चाइल्ड को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। मेल जब अपना ध्यान नहीं रख सकते तो चाइल्ड का ध्यान क्या रखेंगे, ठीक है नहीं ना। सर, उसका तो लाइव एग्जांपल है आदित्य तिवारी, 2016 में लिया था, और हाँ उसको जो हाँ, है बेस्ट मदर का अवार्ड भी मिला है उनको। अरे तो बेटा एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है यस ना। सर, ये यहाँ कर सकते हैं हम तो। सबको नहीं काउंट कर सकते उसमें, समझो आप, जी ठीक है। जी बट सर, लेकिन इसके फर्स्ट पॉइंट को आप देखें तो उसमें सिंगल मेल फीमेल दोनों लिखे हुए हैं, जिसकी हाँ हाँ कंडीशंस दे बोलो। रखी हैं। बिल्कुल, कि अरे अनमैरिड हो, मैं विडो बात हो। बोल रहा हूँ ललिता, मैं बात बोल रहा हूँ यार, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। देखो वो लॉ में तो तो क्या नहीं चलो दिया होता है, जनरलाइजेशन ठीक है है। ना। जी। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो लॉ में तो क्या नहीं चीजें दी होती, सारी चीजें होती, तो क्या सारी अप्लाई होती है डेली लाइफ में? नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है वेद व्यास की एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर,
हर कोई जी। नहीं अडॉप्ट करता है, बस वो लॉ में बोला गया है, ठीक है ना। सो सिंगल मेल क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है मेल चाइल्ड को, सिंगल फीमेल किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 25 साल का। कितना होगा, 25 साल। हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, 21 साल का डिफरेंस होगा। क्लियर है ना 21 साल। चीज। वो कौन कह रहा था बेटा, हिंदू अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप 1956, ठीक है ना। 6। इसके बाद देखो आप, फिर आता है पेरेंट विद मैक्सिमम कॉम्पोजिट एज यानी कि कॉम्बिनेशन। जैसे अगर कोई सिंगल पेरेंट है 45 ईयर्स का, तो 4 साल तक कर सकता है। एक समझा रखा है लॉ के लैंग्वेज में, इसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना, एमसीक्यू पेपर में आया नहीं। सिंगल पेरेंट अगर 50 ईयर्स के, सिंगल पेरेंट कहने का मतलब है जो मदर है या फिर फादर है, ठीक है ना। अगर वो 50 ईयर्स का, तो कब तक अडॉप्ट कर सकता है, 4 से 8 साल का अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन होता है बेटा, जैसे अगर 18 ईयर्स के बाद क्या लॉ में कारा अप्लाई किया जाता है बेटा, है कोई बताएगा। मोस्ट रविंदर, आपको कुछ आइडिया है। जैसे बेटा 18 साल हो गई, तो 18 साल के बाद क्या क्या कारा अप्लाई होगा उसके, उस अडॉप्टेड चाइल्ड के ऊपर। सर होना तो नहीं चाहिए सर। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि क्योंकि सारी क्योंकि बालिक फॉर्मेलिटीज हो तो गया पहले ना, ही पूरी कर देते हैं। बालिक हो गया बेटा। ऐसे कई और केस सर सुने होंगे कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसने अपने पेरेंट्स का कत्ल कर दिया, तो बालिक है वो कुछ भी कर सकता है। सर मेरा एक और बोलो क्वेश्चन है। बेटा। अभी हाँ हमने पढ़ा सगुफा कि बोलो। कार के अकॉर्डिंग हम 4 साल से 18 साल के बीच में अडॉप्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ जी बेटा, हम कई कई बार देखते हैं कि जब बच्चा इन्फेंट होता है वो तभी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बोल तो रहा हूँ तो ऐसा 4 साल बेटा। अब एकदम नहीं। यार एक बात बताओ, पैदा बच्चा बस माँ के उससे निकला ही है, अनबॉर्न, एक तरह से बॉर्न नहीं हुआ है, तो उसको तो अडॉप्ट कर नहीं सकते बेटा। उसको जब तक देखना, मैंने समझाया था पिछली क्लास में, जब तक वो देख नहीं सकता बच्चा, 3 साल तक सही से देख पाता है और समझ पाता है। उसका जो ब्रेन है वो कब से विकास स्टार्ट करता है, 4 साल, आफ्टर द 3 इयर्स। तो मिनिमम एज जो प्रिस्क्राइब की गई लॉ से 4 इयर्स की होती है बेटा। वो मूवीज में दिखाया जाता है आपको कि बच्चा पैदा और उसको अडॉप्ट कर लिया। मूवीज में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। ठीक है ओके सगुफा। सर। ओके सर। क्लियर है ना बेटा, बच्चे एकदम पैदा होते ही किसी को नहीं अडॉप्ट करते, समझो बेटा। ठीक है ना, वो अडॉप्ट अगर कर भी रहे हैं तो एक प्रोसीजर को फुलफिल करना होता है। जैसे किसी कूड़ेदान में कोई बच्चा मिल गया, तो उसको पहले केयर में रखा जाता है, केयर के बाद उसके अडॉप्शन के प्रोसीजर को किया जाता है। कब से, 4 साल, 4 साल से, यानी कि 3 साल कंप्लीशन के बाद से ही, ठीक है ना। हम उसको केयर में रखते हैं 3 साल तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक, ठीक। ओके सर। इसके बाद देखो, सिंगल पेरेंट जो 55 ईयर्स के, वो कब तक अडॉप्ट कर सकती है, 8 से 18 ईयर्स तक अडॉप्ट कर सकती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें एक साइट होती है, कारा अडॉप्शन सिस्टम, जिसे केयरिंग्स बोलते हैं। उसमें कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे मम्मी पापा का आधार कार्ड हो गया, ठीक है, उनका रेजिडेंशियल प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आता है देखो, पेरेंट का एक इंडिकेट किया जाता है। मैं जैसे आपको बोलना चाहूंगा, जैसे 0 से 2, 2 से 4, तो ये कुछ एज लिमिट होती है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। समझ लो ना बेटा, जैसे आपने अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, तो वो होता है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, नहीं आता एक ऑप्शन कि मुझे दिल्ली में एग्जाम देना है, सेशन जम्मू में। हाँ, क्या बेटा वेद व्यास। सेशन हो सर, क्राइटेरिया कर दिया है हर इंटर में 2 इयर्स का जो है। क्या बेटा, टू जो इयर्स का। जो एज ग्रुप को जो डिवाइड कर रहे हैं 2-2 साल के, ऑप्शन वहां जो दिया हुआ है वो 2-2 साल का ऑप्शन दिया, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसा हाँ हाँ, तो सही तो दो है। दो साल का ब्रेकअप किया जी। इन्होंने साइट पे कर रखा है ना बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। जो वेद व्यास कर रहे हैं, पता है कौन कर रहा है ये सारी चीजें, ये जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वुमेन। डेवलपमेंट, जी चाइल्ड जी जुवेनाइल जस्टिस कर रहे हैं, जी। ठीक है ना।
जैसे कोई बच्चा अगर कोई अपराधी होता है, जैसे हमारा निर्भया केस हुआ था, तो उसमें उसको बोस्टल स्कूल में डाला जाता है। हम ये LLB थर्ड ईयर में पढ़ते हैं जाके, ठीक है ना, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी में, कि कोई बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो उससे पहले बोस्टल, BOSTOL, बोस्टल स्कूल में डाला जाता है। 18 साल के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। सो बेटा देखो, हम कॉन्सेप्ट में आते हैं। पेरेंट के पास एक प्रेफरेंस भी होती है कि चाइल्ड, ये पढ़ लेना है हमें। जेंडर क्या होना चाहिए चाइल्ड का, बॉय गर्ल, एनी जेंडर। एनी जेंडर का मतलब ट्रांसजेंडर नहीं, बॉय या फिर गर्ल, वो चॉइस है, ठीक है ना। एनी जेंडर का मतलब स्टेट टू अडॉप्ट फॉर्म गिव 3 प्रेफरेंस और एनीवेयर इन इंडिया। काइंड ऑफ चाइल्ड क्या है, नॉर्मल, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या बेटा, कोई बताएगा? वेद सर व्यास। बहन भाई हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। Okay. मतलब रियल ब्रदर और सिस्टर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जो नियरेस्ट है पेरेंट के एड्रेस के, वो कंडक्ट करेगा होम स्टडीज में। और पेरेंट एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, रिसीविंग अ प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड ओनली आफ्टर द होम स्टडी रिपोर्ट इज अपलोडेड इन केयरिंग्स, ठीक है ना। सो पेरेंट को प्रोफाइल दिया जाएगा, कितना, 3 प्रोफाइल दिए जाते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो पेरेंट्स उस प्रोफाइल को देखता है, मेडिकल हिस्ट्री देखता है चाइल्ड की। तो पेरेंट अपने रिजर्व और नॉट रिजर्व कब तक डालता है, 48 आवर्स तक। कहने का मतलब है, जैसे कि मैं किसी एग्जाम में अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले एप्लीकेशन डालता हूँ। जो एप्लीकेशन मैंने डाली है वो एप्लीकेशन कब तक वैलिड है, मतलब एप्लीकेशन के बाद मैं कब तक एक्चुअल फॉर्म भर सकता हूँ, 2 दिन के बाद। तो जो मैंने एप्लीकेशन डाली उस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, रिजर्व या फिर नॉट रिजर्व। तो रिजर्व नॉट रिजर्व कब तक होना चाहिए, विद इन 48 ईयर्स ऑफ रेफरल। अब रिजर्विंग के बाद जो चाइल्ड वो एक्सेप्टेड कब तक हो जाना चाहिए बेटा, 20 दिनों तक। देखो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप सब बच्चे, बेटा LLB थर्ड ईयर तक मेरी बात याद रखे रहना। आपके एग्जाम जो होंगे वो MCQ होंगे। इस साल तो खैर MCQ होगा, डोंट वरी, बट सेकंड थर्ड का मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। अभी तो जो थर्ड ईयर में पहुंचे उनका भी MCQ ही होगा, बट आपका मैं नहीं बोल सकता। शायद चेंज कर दे एग्जामिनेशन बोर्ड, शायद से पॉसिबिलिटी है। तो अगर MCQ में क्वेश्चन कोई सा भी आता है जिसमें ऑप्शन 30 डेज है, ठीक है ना, 30 डेज है, 60 या 90, तो एक तुक्का ऑप्शन चलता है हरदम, यार याद रखे रहना, कि हम 30 डेज पे टिक कर देंगे। क्लियर है ना ये चीज। सो इसमें भी बेटा देखो, आप जैसे 48 ईयर्स हो गए, तो 48 आवर्स कितने हो गए, दो दो 2 घंटे। तो 2 घंटे यानी कि 1 दिन। 1 दिन के बाद कब तक कर सकते हैं, 20 दिन। विद इन 20 दिन तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पेरेंट जिसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो वेट लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। और जिसने पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया गया 3, तो उनको कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए उनको हर 3 साल में कितने पे करने पड़ेंगे, फी ऑफ 46,000 पे करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा ये चीज, आगे चलूं मैं, बताओ बेटा। हाँ सर मेरा एक Yes, sir. क्वेश्चन है जी। हाँ, बोलो खाली बेटा। रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस ओनली दे नीड टू पे दिस फीस, और रजिस्ट्रेशन के बाद इनको कब एडॉप्शन मिलता है वो सब बात की बातें हैं मेंटेनेंस फिर। मेंटेनेंस हो गया, उसमें जो ऑफिसर विजिट करेगा, वो सारी चीजें आती है बेटा ललिता इसमें। मतलब एक पेरेंट ही उन सबके चार्जेस पे करेगा एडवांस में। हाँ ओके, हाँ और जी बेटा। जी ठीक है सर, ठीक है। अब मैं ललिता एक थोड़ा फनी सा वो पूछूंगा। अब देखो सुनना मेरी बात को, हम छोटे से पिल्ले या कुत्ते के बच्चे को रखते हैं, तो छोटा सा जी पिल्ला कितना पड़ जाता है महंगा, 20,000 तक का तो पड़ते होगा मेरे हिसाब से। सर तो बहुत हम महंगा एक, पड़ता है। तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा। तो हम एक इंसान के बच्चे को रख रहे हैं तो उसमें फीस तो देनी पड़ेगी ना। सर तो ये लेकिन 40 हम से, हाँ हाँ। नहीं नहीं, हम उसकी हम्म, अपब्रिंगिंग पे खर्च कर रहे होते हैं, हम किसी और को नहीं हाँ पे कर रहे होते कि यू कम एंड विजिट अस फॉर दिस इंस्पेक्शन। दिस इज द डिफरेंस। वो करेक्ट। तो हम किसी और यस। को पे कर रहे हैं ना, कि आप चेक करो आके, जो बच्चे पे लग रहा है वो तो अलग है ही है, वो तो उसका पार्ट है ही नहीं उस फीस का। करेक्ट है।
इसमें देखो जो फीस पे की गई है वो रीवैलिडेशन के लिए की गई है। जैसे अगर रीवैलिडेशन मुझे कराना है तो 3 साल तक करा सकता हूँ, जिसमें मुझे फीस देनी पड़ेगी 46,000 पेबल टू द SEE। इसमें क्या क्या आ जाता है एक्सपेंस में? होम स्टडी आ जाता है, लीगल चार्जेस आ जाते हैं। क्लियर है ना बेटा ये चीज? ओके सर। कोई डाउट है बेटा? सगुफा, वेद व्यास, रविंदर? यस? नो नो सर। सर। आगे चलो बेटा, वाल्मीकि मिश्रा में। अब देखो आप, इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट इंटर कंट्री अडॉप्शन बिफोर कारा। इसमें कुछ केस के बारे में बताया गया है, जैसे आपका रसिक लाल जगनलाल मेहता का केस था। इसमें क्या था, कोर्ट ने इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में बताया गया। इंटर कंट्री अडॉप्शन है क्या, कोई बताया बेटा? वेद व्यास, रविंदर, आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? सर दूसरे सर देश के बच्चे को जो है अडॉप्ट जो करते हैं। दूसरे देश के बच्चों को? जी। नहीं सर, विद इन जैसे हाँ आवर हमने करेक्ट कई है। बार कंट्री। केसेस भी देखा है कि फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं वो इंडियन बच्चों को अडॉप्ट हाँ लेते हैं, करेक्ट है, करेक्ट लाइक है, हाँ इंटर करेक्ट है बेटा। कंट्री अडॉप्शन। हाँ हाँ करेक्ट है बेटा सगुफा। तो इसमें देखो आप, जो कोर्ट है वो हेल्ड करता है इंटर कंट्री अडॉप्शन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ इंडियन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 विल बी लीगली वैलिड होगा बोथ द कंट्रीज के लिए, चाहे वो इंडिया या फिर फॉरेनर है। इसमें आपका सफर नहीं होना चाहिए कोई इमिग्रेशन से या फिर नेशनलिटी को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि उसको नेशनलिटी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई फॉरेनर है इंडिया में आके बच्चे को अडॉप्ट करे तो उस फॉरेनरों को, या फॉरेन में वो बच्चा जाएगा तो उसकी उसकी नेशनलिटी मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद दूसरा केस का क्या रहा, लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया गया सेफगार्ड टू फॉरेन इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में। बेसिकली एक लेटर रिटर्न किया जाएगा लॉयर टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक पिटीशन के लिए होगा, ठीक है ना? अभी लेटर रिपोर्ट बेस्ड था मेल फ्रॉम लंदन revealed that hundred of unwanted babies were being transported from slum of Calcutta to the USA. So Supreme Court gave directive and guidelines to the preceding adoption to foreign parents under Guardian and Ward Act Treaty 90. So basically Lakshmi Kant versus Union of India केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी थी किसके लिए, अडॉप्शन के लिए, ठीक है ना, कि अडॉप्शन टू फॉरेन पेरेंट्स अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? यस। बताओ बेटा, वाल्मीकि मिश्रा क्लियर है? वाल्मीकि मिश्रा शायद चला गया। बताओ बेटा, वेद व्यास, रविंदर क्लियर है? आगे चले हम। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। यस सर। अब इसके बाद देखो आप, अब आता है दो तरह के लॉ, एक सिविल और क्रिमिनल है। ये सब बेटा आपको पता ही है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लॉ की लैंग्वेज है, ठीक है ना? इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आपका हिंदू अनडिवाइडेड एक्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस सब आता है, ठीक है ना? जो इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, टेस्टामेंट्री और टेस्टामेंट्री विल, ये बेसिकली आपका साबानो केस से काफी फ्लैश पॉइंट पे आया था, ठीक है ना? ये आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? जो आर्टिकल है बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कवर अप करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1, तो उसमें सारे आर्टिकल्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा? इसके बाद देखो ये गुड क्यों है, क्योंकि इंडिया आपका सेकुलर है, वुमेन के एम्पावरमेंट बनेगी, सारे के सारे इंडियन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई रिफॉर्म नहीं करेगा इच पर्सनल लॉ के लिए, स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के लिए रेफर किया जाएगा, ठीक है ना? बैड क्यों है, हार्ड टू डू, डिफिकल्ट क्यों करना है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक फंडामेंटल राइट दे रहा है रिलीजन को फॉलो करने के लिए। पीपल आपका सेंटिमेंटल हो गए अबाउट द इशू,
और गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजन, इंटरफेयर कर रहा है रिलीजन के लिए, और एक इंडियन डाइवर्सिटी आपका गारगेंटेन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका आता है, एक मिनट बेटा बस, देखो आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, आप कौन सा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है ना। सो देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपको प्रॉपर्टी के डिवीजन के बारे में यहाँ तक क्लियर है ना बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बताओ बेटा, सगुफा क्लियर है? Yes, so joint into family clear. देखो आप, नहीं ज्वाइंट हिंदू नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कारा क्लियर है ना सबको? Yes, sir. है. तो बेटा मैं पहले इस पॉइंट को समझेंगे हम, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहता क्या है, समझेंगे हम। देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगर डिफरेंस को मैं देखूं, तो देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जैसे मेरे घर में 7 और 8 और लोग हो गए, क्लियर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, जो टैक्सेशन के टर्म में आता है, जब एलएलबी सेकेंड ईयर में हम टैक्सेशन लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, ठीक है ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें टैक्सेशन का टर्म है, यानी कि जो आपका मिताक्सा और दया भाग स्कूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, जो एक फैमिली बिजनेस को चला रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एच यू एफ कहते हैं। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है, जो एक ग्रुप है किसका, फैमिली मेंबर का, 2 या 2 से ज्यादा फैमिली मेंबर का जो ग्रुप है उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहा जाता है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें आपको? बताओ बेटा, ललिता, वेद व्यास, रविंदर, कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है। Sir, in your note it is written that क्या क्या रविंदर, वॉइस नहीं आ रही, कट गई थी। sir, it is written in your note last point that the joint. हम्म, Excuse हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। it is written आवाज that कट joint रही Hindu बेटा। family is not a juristic person. What does it mean, sir? जुरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है, जुरिस्टिक जिस पे जुरिडिक्शन अप्लाई होती है, ठीक है ना, यानी कि जैसे जुरिस्टिक पर्सन हो गया, जैसे कि हम किसी के ऊपर कोर्ट केस करते हैं, फिर जो किसी जुरिडिक्शन बाउंड्रीज पे आता है, तो जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, वो नॉर्मली फैमिली ग्रुप है, ऐसे मेरे दादा, परदादा, मैं, मेरा बेटा, मेरा परपोता, तो एक जुरिडिक्शन पर्सन नहीं है जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस की हियरिंग हो, क्लियर है ना ये चीज? ये जो आपका लॉ से रिलेटेड नहीं है, बस एक नॉर्मल पर्सन या फिर कोई आर्टिफिशियल डीलिंग नहीं है, ठीक है। Okay, sir. डाउट तो नहीं है ना बेटा रविंदर इसमें? इसके बाद No, देखो sir. आपका आता है, ये कहाँ देखा, कहाँ है आपने? अच्छा ये, इसमें देखो आप, जो Follow आपका your note. ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, इसी को देख रहा हूँ। देखो वन मेंबर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली को नहीं बनाता, वन से ज्यादा होते हैं। अगर मेंबर अलग से रह रहे हैं तो वो एक पर्पस और शेयर, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत वो शेयर में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, जुरिस्टिक यानी कि कोई एक पर्सन, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर सन और फैमिली के अगर अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैमिली ज्वाइंट फैमिली के पर्सन नहीं है एनीमोर, ठीक। अब इसके बाद देखो डॉटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज में डॉटर का पार्ट माना जाता है, चाहे मैरिड हो या फिर ना हो। अगर डॉटर विडो बन गई, विधवा बन गई, या फिर अपने हस्बैंड से डिसस्टेड है, तो रिटर्न कर सकती है फादर हाउस में परमानेंटली,
इसमें शी अगेन बिकेम अ मेंबर ऑफ फैमिली ज्वाइंट इंडू फैमिली, ठीक है ना। इलेगिमिटेड सन भी आपका क्या होता है, मेंबर होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। अनबॉर्न चाइल्ड भी क्या होता है, आपका फैमिली का पार्ट होता है। इसके बाद देखो एडिशन है रिमूवल ऑफ मेंबर। फ्रेश मेंबर को अडॉप्ट कब से किया जाएगा, मैरिज के थ्रू या फिर बर्थ के थ्रू। और मेंबर को रिमूव कब किया जाता है, तो जब वो कन्वर्जन होता है या फिर वो आपका डेथ की जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है बेटा ये चीज, कोई डाउट है इसमें? इट्स क्लियर सर। क्लियर है। ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट को पार्टनर। अब पार्टीशन पढ़े हम, ज्वाइंट हिंदू हमने कवर अप कर लिया। ज्वाइंट हिंदू और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फर्क क्या है, फिर से समझ लेते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है बेटा आपकी, बेसिकली ज्वाइंट हिंदू एक फैमिली की ग्रुप होती है जिसमें टैक्सेशन टर्म्स नहीं लगता है, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लगता है क्योंकि वो घर का एक फैमिली बिजनेस चला रहे, चाहे वो कारपेट का हो, ठीक है ना, बेडशीट का हो, किसी भी चीज का हो। बेसिकली कारपेट और बेडशीट का ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चलाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके टैक्सेशन के टर्म से रिलेटेड है, इसमें आपका टैक्स चार्जेबल होता है, लेवीड होता है। वहीं आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक फैमिली यूनिट है जिसमें एक या एक से ज्यादा फैमिली पर्सन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है आपका को पार्टनर। तो को पार्टनर व्हाट डू यू मीन बाय बेटा को पार्टनर? को पार्टनर का कुछ आइडिया बताओ हाँ, बेटा। कई वारिस होते हैं, तो जैसे पेरेंट्स के जो है 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों को पर्सनल हुए। सर लीगल क्या हायर इन तीनों टर्म्स को? ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ लीगल हायर, या फिर जैसे जो करता है मेन हेड को क्या बोलते हैं, करता हिंदू आर डिवाइडेड फैमिली में। और अदर पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, को पार्टनर। मेंबर करता मेल पर्सन होता है, फीमेल पर्सन करता नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब को पार्टनरी में देखो हिंदू लॉ में 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है को पार्टनर के। एक तो या तो वो सेल्फ फंड, उन्होंने खुद से अर्न किए प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जैसे मेरे फादर, उन्होंने खुद का घर बनाया तो क्या है, सेल्फ फंड है। अब मेरे पापा के हिस्से में मेरा शेयर आ जाता है तो मेरा वो अनसिंशियल प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है बेटा ये चीज? तो हिंदू लॉ में क्या होता है, पर्सन पोजेसिव, इफ द पर्सन पोजेसिव एन इंटरेस्ट इन एसेंशियल और को पर्सनल प्रॉपर्टी is not the sole owner of its or its son, grandson by the birth only by birth in this co-partnership property. So basically हिंदू लॉ में अगर कोई पर्सन पोजेसिव है इंटरेस्ट एसेंशियल और को पार्टनर प्रॉपर्टी का, तो सोल ओनर नहीं माना जाता, ठीक है ना। वुमेन इंट्रोड्यूस करा जाएगा एज अ को पार्टनर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। और डॉटर को क्या माना जाता है, इस राइट में डॉटर को भी इंक्लूड किया गया। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ को पार्टनर, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन एन इंटरजनरेशन रिलेशनशिप टू स्टार्ट अ को पार्टनर। यानी कि दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टार्ट, इंटर जनरेशन यानी कि आगे जनरेशन को बढ़ाने का आइडिया हो, उसको को पार्टनरी माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बेटा देखो आप, हम कब तक हिस्सा ले सकते हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी का, मैंने आपको बताया अप टू 3rd जनरेशन तक। जैसे मेरे एक चार्ट में दिख रहा है बेटा आपको कि सबसे पहले आपके फादर दिए गए। अब फादर से कौन कौन ले सकता है, सन 1 ले सकता है, फिर उसके बाद उसका सन का सन यानी ग्रेट सन लेगा, फिर ग्रेट सन प्रॉपर्टी लेगा। अब फादर की डेथ हो गई तो फादर की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके पास गई, सन के पास। तो सन के बाद सन 2 ले सकता है, फिर सन 3, फिर सन 4 ले सकता है। फिर 3rd केस में भी सेम बेटा ऐसे समझाया गया आपको कि फादर की डेथ हो गई
और प्रॉपर्टी S2 के पास है, तो S2 के बाद किसके पास जाएगी? प्रॉपर्टी S5 के पास जाएगी। फिर लास्ट केस में भी समझा रखा है कि फादर भी डेथ है, सन भी है, सन 2 भी डेथ है। सन 3 के पास प्रॉपर्टी है, तो कब तक अक्वायर किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी को? सन 6 तक। क्लियर है बेटा? बताओ बेटा ललिता, वेद व्यास, क्लियर है ये हाँ चीज? जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। Sir, if शगुफा, all three रविंदर, क्लियर? generations are, हाँ हाँ। sir, if all three generation are co-partner, so the succession will be 1/3 each or what? अभी पढ़ेंगे बेटा इसको आगे। इसका परपोर्शनेट है, रुको मैं दिखाई देता हूँ, एक मिनट। गुड क्वेश्चन रविंदर, रुको। हाँ, एक मिनट बेटा। वो उस केस में देखो आप, फॉर्मूला तो था इसमें। एक मिनट बेटा बस। वैसे 1/3 ही होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो बेटा, आप जैसे कि फादर के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी सन 1 के पास जाएगी, अगर वो सिंगल ओनर, सिंगल सन के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे यानी कि ग्रेट सन के पास जाएगी, ग्रेट सन। फिर ग्रेट के बाद ग्रेट ग्रैंड सन के पास जाएगी। क्लियर है ये चीज? जितने ज्यादा प्रॉपर्टी के सन्स होंगे उतनी उनमें डिवीजन हो जाएगी। जैसे 2 है तो 50-50, 3 है तो 1/3 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? सर अगर एक यस सन सर। है और उसका एक ग्रैंड सन है, तो क्या रेशियो रहने वाला है? 50-50 होगा या 100% सन किस को पे जाएगा? बेटा? सर सन और एक, ग्रेट सन है, हाँ सन और ग्रेट सन है, सिंगल है, दोनों जिंदा है। हाँ दोनों जिंदा हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, हम्म। तो सर 50-50 होगा या फिर 100% सन को जाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन को, मतलब ग्रैंडसन को बाद में मिलेगा आफ्टर सन? देखो, जो वैसे तो जो प्रॉपर्टी का पूरा 100% सन को जाएगा, बट ग्रेट सन अगर चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके फादर से मिले, तो वो विल के थ्रू प्रॉपर्टी को ले सकता है। ठीक है ना? या फिर फादर की इच्छा होगी उस अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कितना देगा, बट वैसे आपका अगर लॉ के टर्म्स में देखे तो 100% जाता है। ठीक है हाँ रविंदर? मतलब ग्रेट ग्रैंडसन की एंटाइटलमेंट नहीं है, वो तब आएगी जब सन देगा। हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा, गुड क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद देखो, आपने नोट सारे पढ़ लिए क्या? नहीं सर, हाँ बेटा। सक्सेशन मिला हुआ है लाइफ में। अच्छा, समझ गया मैं। ठीक है। इसके बाद देखो, फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है। आज हम जो ये टेस्टामेंटरी विल है, को पार्टनर तक कवर अप कर लेते हैं, फिर ये पार्टीशन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना? पार्टीशन तक कवर अप कर लेते हैं, फिर बेटा नेक्स्ट क्लास आपकी 4 टॉपिक पे होगी। विल, जिसमें विल में टेस्टामेंटरी, इंटेस्टामेंटरी आता है, स्त्री धन और गिफ्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम हिंदू लॉ को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? देखो आप इलेगिमिटे, अभी मैं क्लास करता हूँ, फिर कुछ 5 मिनट मुझे बात भी करनी है नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड, कि अगर नेक्स्ट क्लास अगर आप चाहते हो, क्योंकि इस क्या कहते हैं, बेटा इलेक्शन में सबकी छुट्टी है क्या इस 5 तारीख को? है बेटा? सर दिल्ली वालों का ही होगा यस सर, सर। जिनकी ऑफिस या फैक्ट्री बाहर है वो उसका नहीं है, नो सर। बिलोंग्स टू अदर स्टेट। और सैटरडे ऑफ होता है? वैसे पूछ रहा हूँ बेटा किसी का। सर सैटरडे ऑफ नहीं होता, बट हाफ डे रहता है, और सेकंड सैटरडे तो ऑलमोस्ट सबका ऑफ होता है। सर सैटरडे वी कैन टेक क्लास।
Saturday by what time? Same time, sir. Saturday I'm not also possible for me. I'm also okay, sir, on It's just Saturday's working. class. सैटरडे 1 से 3 ले सकते हो बेटा क्लास, 1 सर बजे से मेरे लिए 3 बजे पॉसिबल नहीं है सर, इट्स वर्किंग अच्छा टिल अच्छा 5 PM. और बच्चों के लिए बेटा Sir, it's possible. सगुफा यस एक सर बार मैं मैं Sir, we can take that. रविंदर आप ले सकते हैं। Yes, sir. अब देखता हूँ मैं बात करके बता दूंगा, ठीक है। आप मैडम का आ जाएगा मैसेज अगर होगी। वैसे मैंने एलएलबी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की रखी है सैटरडे क्लास, क्योंकि मेरा सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है। तो मैं देखता हूँ, ऐसे आपका कोर्स तो सही चल रहा है, इतनी नीड है नहीं हमें क्लास की। अगर चाहिए आपको तो बोल सकते हो बेटा, चाहिए क्या सैटरडे कि संडे एज वेल सेम टाइम पे रखे अभी। संडे के ही रखे सर, बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है, फिर मैं संडे रखता हूँ बेटा, सैटरडे आप अपना काम ही कर लीजिए, ठीक है ना। अगर मुझे लगेगा अभी कोर्स वैसे सही चल रहा है और मुझे लगेगा तो मैं रिमाइंडर क्लास दे दूंगा मार्च के महीने में, ठीक है। सैटरडे सेकंड और फोर्थ अगर रहा सैटरडे, ओके सर। वैसे सही स्पीड, एक स्पीड हमारी जो कोर्स की वो सही चल रही है, ठीक। तो देखो आप सैटरडे क्लास नहीं है, संडे ही बेटा आप सबकी, ठीक है। क्योंकि एलएलबी सेकंड एंड थर्ड ईयर में कोर्स लेंथी हो जाता है ना, तो उसमें क्लासेस ज्यादा चाहिए होती हैं। फर्स्ट ईयर में इतना कोर्स लेंथी नहीं है। इलैगिमेटेड सन और इंसेन पर्सन, इलैगिमेटेड सन क्या एक मेल डिसेंडेंट होगा, मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली का, बट वो कोपार्टनर नहीं कहलाया जाता। अगर पार्टीशन टेक प्लेस हो रहा है फादर सन का, तो लेगिमेटेड सन को अलॉट किया जाएगा शेयर, ठीक है ना। तो हमने बेटा हिंदू लॉ में क्या समझा है कि हिंदू लॉ में अगर कोई लेगिमेटेड सन है तो उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया जाएगा, ठीक है। और कोई इंसेन पर्सन है तो उसको भी अलॉटेड किया जाता है शेयर, ये आपके केस लॉ में बताया गया। इंसेन पर्सन जो पागल हो रहा है। इसके बाद देखो को पार्टनर से किसको बाहर किया जा सकता है। पहला, या तो किसी ने कन्वर्जन करा दिया रिलीजन का, या फिर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है बेटा आप समझेंगे, जो कि आपका 18 साल से कम की मैरिज होती है, ठीक है ना, उसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। अब देखो राइट ऑफ को पार्टनर्स क्या क्या राइट है। सबसे पहले राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी, यानी कि बर्थ के स्टार्टिंग से मेरा राइट है किसमें, प्रॉपर्टी में। इसके बाद देखो सेकंड, राइट ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप एंड कॉमन एंजॉयमेंट, एक ज्वाइंट ओनरशिप और कॉमन एंजॉयमेंट होना चाहिए। सर्वाइवरशिप और राइट टू अकाउंट्स, को पार्टनर के पास राइट है, वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ठीक है ना। ही इज कंडक्टिंग द फैमिली बिजनेस, so he is the right of taking the necessities and maintenance of proper account proper accounting, and there are the charges of fraud। और को पार्टनर कैन आस्क फॉर द पार्टीशन। क्लियर है बेटा ये चीज। देखो राइट ऑफ को पार्टनर, इसमें ये सारे राइट है, टोटल 9 राइट हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी में उसका एक हिस्सा लग जाता है। एक इंजॉयमेंट है उसके लिए, सर्वाइवरशिप उसी से होती है, अकाउंट्स को कर सकता है, पर्सनल एक्विजिशन ले सकता है, यानी कि अलॉट किया जाएगा उसको शेयर। पार्टीशन के लिए कभी भी आस्क कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को छोड़ सकता है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से को छोड़ सकता है। इसके बाद कोई भी इम्प्रॉपर एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर लास्ट आता है बेटा राइट ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एलिनेशन बेटा। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। बताओ बेटा रविंदर वेदव्यास, एलिनेशन का मतलब क्या होता है। नो आइडिया सर। सर Charity में दे रिपीट देना, अगेन एक बारी दान में दोबारा दे देना। से। क्या बेटा, एक मिनट रविंदर आप आप क्या पूछ बताएंगे रहे थे, फिर। कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है? एलिनेशन, राइट ऑफ एलिनेशन। सर दान में दे एलिनेशन, देना, चैरिटी में दे देना। हाँ छोड़ देना, त्याग कर देना, करेक्ट है बेटा। तो देखो आप, जो को पार्टनर है उसका एक राइट एलिनेशन का करता, एक्सरसाइज कर सकता है स्पेशल परमिटेड पर्सन।
यानी कि स्पेशल परमिटेड पर्पसेस के लिए उसके पास एक पावर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लीगल नेसेसिटी या विद बेनिफिट ऑफ स्टेट ये चैरिटेबल में क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ठीक है, क्लियर है आज तक बेटा सबको? राइट ऑफ को पार्टनर, किसी को डाउट है? यस सर, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टीशन। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन? सर बताओ सेपरेशन ऑफ बेटा प्रॉपर्टी, पार्टीशन। सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिवाइडेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, वेरी गुड। तो बेटा ये स्कूल पे डिवाइड किया गया था, मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल पे डिवाइड किया गया था। मिताक्षरा में क्या होता था कि मेट एंड बाउंड्स कर देते थे, बाउंड्री लाइन पे एक वो मेट्स एंड बाउंड्स कहने का मतलब है मिट्टी से लकीर बना देते थे। पहले क्या होता था, जैसे अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा करना है दो भाइयों के बीच में, तो प्रॉपर्टी के बीच में एक मिट्टी से लकीर बना दी गई, उससे क्या कहते थे, मेट्स एंड बाउंड्स are the boundary lines of the land, so that basically means drawing up the boundary lines and physical act of dividing the property. इन दया भाग में क्या होता था, बेसिकली दया भाग और मिताक्षरा में दोनों में सेम करा जाता था। प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया जाता था, मेट्स एंड बाउंड से, बट इसको लॉ के तहत अलग से बताया गया, समझाया गया। कैसे समझाया गया अभी डिटेल में पढ़ते हैं। फिर आता है लायबिलिटीज टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर पार्टीशन। सबसे पहले डेप्थ का है कि डेप्थ ऑफ फादर और कर्ता टेकन ऑन बिहाफ फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंट फैमिली। ठीक है ना, कोई सा भी आपका डेप्थ होगा फादर का वो पार्टीशन करने से पहले आप सारे डेप्थ को पे करेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर लायबिलिटी, अगर पार्टीशन हो रहा है तो पहले सबसे पहले सारे डेप्थ को पे करना है। कोई डॉटर है तो डॉटर के मैरिज एक्सपेंसेस को आप ही बियर करेंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज एंड राइट्स। परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज यानी कि मैरिज कराना। सर्टेन सेरेमनीज एंड राइट्स कहने का मतलब है घर में हवन कराना। तो ये सब पार्टीशन से पहले हमें कराना है, हमारा एक लायबिलिटी है हवन कराना, स्पिरिचुअल राइट्स को फॉलो करना। फिर आता है मेंटेनेंस, मेंटेन करना पूरी प्रॉपर्टी को। ठीक है ना, इसमें देखो आप क्या क्या आ जाते हैं मेंटेनेंस में, आपका मदर, स्टेप मदर, ग्रैंड मदर हो गया। ठीक है ना, इसके बाद अनमैरिड सिस्टर आ गई, फिर आपका विडो डॉटर और डिजीज को पार्टनर आ गई। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो मोड ऑफ पार्टीशन। सो मोड ऑफ पार्टीशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में से कोई सा भी वन पर्सन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी इंटेंशन पार्टीशन के लिए। एक नोटिस देगा, एक विल के द्वारा, एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन, स्यूट, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। जैसे अगर किसी पर्सन ने कन्वर्ट किया अपने रिलीजन को तो क्या कर सकता है, पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आपके क्या होंगे, कंडीशन फॉर पार्टीशन। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। क्लियर है। बताओ बेटा। यस, क्लियर है आपको? नो सर। इसके बाद देखो आपका आता है मोड ऑफ पार्टीशन के बाद कि पार्टीशन को रीओपन कैसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, मान लो कोई मिस्टेक हुई है, मिस्टेक को हम ठीक करेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है पार्टीशन होना नहीं था, बाय मिस्टेकली पार्टीशन आपका हो गया। इसके बाद आता है आपका पार्टीशन अगर किसी फ्रॉड, कोइजन, मिस रिप्रेजेंटेशन या अंडर इन्फ्लुएंस हुआ तो भी आपका रीओपनिंग दोबारा से पार्टीशन कराया जा सकता है। कोई को पार्टनर को डिस्क्वालिफाइड कर दिया या फिर जो सन है वो वॉर्म में है। वॉर्म करने मतलब है कि माँ के घर में अभी पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न है अभी, सो बॉर्न होने के बाद वो दोबारा से पार्टीशन करा सकता है। इसके बाद बेटा आपका आता है अडॉप्टेड सन। सो अडॉप्टेड सन इज परमिटेड टू रीओपन द पार्टीशन इन केस ऑफ विडो ऑफ को पार्टनर अडॉप्टेड अ सन आफ्टर द पार्टीशन। फिर आपका लास्ट में आता है अब्सेंट को पास।
क्लियर है बेटा ये चीज? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर, उसकी ठीक है ना? सो हमने पार्टीशन में पढ़ लिया कि हम दोबारा से पार्टीशन कब कब करा सकते हैं। सबसे पहले कोई मिस्टेक है, कोई फ्रॉड, कोइजन, मिसरिप्रेजेंटेशन या अंडू इन्फ्लुएंस है, कोई को पास में आपका डिस्क्वालिफाइड है, कोई वॉर्म पे आपका सन है या अडॉप्टेड सन है, या फिर कोई को पास में आपका अपसेंट। पानी लेंगे भैया। इसके बाद रीयूनियन होता है लास्ट में। देखो आपका रीयूनियन कब करा जा सकता है? अगर कोई मेंबर ऑफ फैमिली वेंट टुगेदर है और दोबारा से शेयर चाहते हैं स्टेट बैंक का, तो रीयूनियन करा सकते हैं। अब ये रीयूनियन आपका ब्रदर, फादर, पैटर्नल अंकल से किया जा सकता है, या फिर आपके किसी भी मेंबर से जो कि पार्ट है किसका? पार्टीशन का। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। बताओ बेटा सगुफा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब हिम्मत है बेटा आगे कराऊं कि थक गए हो सब? बोरियत से आ गई है? नो सर। आवाज आवाज से तो लग रहा है बेटा मुझे पूरा। नहीं नहीं, नहीं सर, सब ठीक है, आप अपना गला भी देखिए। स्टिल एक्टिव। हाँ बेटा, मेरा तो है ही, गला काफी खराब है मेरा। देखो जी। खांसी कंटिन्यूस आ रही ना 2-3 दिन से, अब आज बुखार भी था। फिर तो अगर बेटर है सब। आपको इशू है सर तो फिर फिर रैप ठीक अप है, करते नेक्स्ट हैं, क्लास कोई में करते हैं जरूरत सर, नहीं कोई है। इशू नहीं। फिर तो आप रेस्ट करिए थोड़ा। साफ साफ। अरे मैं कर रहा हूँ बेटा, रुक जाओ, भी कर रहा हूँ। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं इसे, ठीक है ना? 5 मिनट में बोल देता हूँ मैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बेटा हमने क्या कवर अप किया? देखो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैरिज के बारे में पढ़ा, फिर हमने डाइवर्स की कुछ थ्योरी पढ़ी, 3 थ्योरी थी, ठीक है ना? फ्रॉड थ्योरी, कंसर्न थ्योरी, इररिवर्टेबल थ्योरी पढ़ा था। फिर डाइवर्स के कुछ ग्राउंड्स के बारे में कवर अप किया, मेंटेनेंस कवर अप किया, मेंटेनेंस के बाद अडॉप्शन कवर अप किया, अडॉप्शन के बाद बेटा गार्डियनशिप एंड कस्टडी के बारे में कवर अप किया। गार्डियनशिप एंड कस्टडी के बाद हमने क्या कवर अप किया था बेटा? आपका कारा के बारे में, ठीक है ना? कि कारा में क्या क्या चीजें होती हैं। कारा एक साइट थी, इस साइट के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कितनी एज लिमिट, क्या मेल चाइल्ड, सब कुछ हमने कवर अप कर लिया था कारा में। कारा के बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? ज्वाइंट हिंदू और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ज्वाइंट हिंदू और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बाद हमने पढ़ा पार्टीशन। पार्टीशन के बारे में कवर अप कर लिया कि रीयूनियन कैसे कर सकते हैं, फिर से क्या क्या मोड होते हैं पार्टीशन के, रीओपनिंग कब कब करा सकते हैं पार्टीशन। क्लियर? सो बेटा जो आपके नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है, संडे को होगी बेटा आपकी क्लास। क्लियर है? संडे ही होगी, सैटरडे नहीं, अभी नहीं है। तो संडे की क्लास में हम 4 टॉपिक को कवर अप करेंगे हिंदू लॉ में, जो आपके पेंडिंग है, फिर आपका हिंदू लॉ कंप्लीट है, ठीक है ना? और हिंदू लॉ में बेटा इस सेक्शन अब कवर अप कर लेना आप। मैं कुमार की क्वेश्चन बैंक स्कैन करवा के भिजवाता हूँ आपके पास, ठीक है ना? ये कुछ सेक्शन है, इनको पढ़ लेना। ये जो ब्लू से दे रखे ना, इसको तो खास कर पढ़ लेना। ये ब्लू से जो सेक्शन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। तो जो नेक्स्ट क्लास के टॉपिक 4 पेंडिंग है, वो आपका विल पे है। विल पे 2 तरह के विल होते हैं, टेस्टामेंट्री विल और इंटरस्टेट सक्सेशन विल। इंटरस्टेट सक्सेशन विल क्या होता है? जिसे इन टेस्टामेंट्री विल कहा जाता है, इन टेस्टामेंट्री विल, ठीक है ना? फिर आपका स्त्रीधन और गिफ्ट आता है। क्लियर है बेटा सगुफा, ललिता, वेद व्यास? यस यस सर। सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें? नो 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 सर। तो बेटा मैं मुस्लिम लॉ के जो नोट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड, इसी मतलब थर्सडे फ्राइडे तक आपके पास पहुंच जाएंगे मुस्लिम लॉ के नोट्स, ठीक है ना? सो नेक्स्ट क्लास एक लास्ट क्लास रहेगी आपके हिंदू लॉ के। इसमें हिंदू लॉ के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे,
जो पिछली साल हिंदू लॉ का क्वेश्चन पेपर आया था। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हम मुस्लिम लॉ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। मुस्लिम लॉ में आपके कितने पीडीएफ होंगे? 2 पीडीएफ होंगे। एक पार्ट 1 होगा बेटा, पार्ट 2 होगा। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। यस ठीक है सर। ना? तो मुस्लिम लॉ के बाद बताओ बेटा क्या कराना है आपको। मुस्लिम लॉ हम फरवरी में कंप्लीट कर देंगे पूरा। मार्च से बेटा लॉ ऑफ क्राइम कराने की इंडियन पैनल, लॉ ऑफ क्राइम को इंडियन पैनल कोड कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कराना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बताओ बेटा सगुफा क्या कराना है? सर पहले पीनल कोड कर लेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कर लेंगे। उसमें आप थोड़ा बताओ क्राइम वाला बेटा भी थोड़ा ललित। इंटरेस्टिंग हाँ हाँ मैं रहेगा। समझ जाऊँ। हाँ मैं समझ जाऊँ बेटा, सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोरियत वाला है। जी जो आपको सच ठीक बता लगे रहा हूँ, सर। बोरियत है हाँ उसमें। जी। मैंने देखो पिछले साल तो हमने पहले कॉन्स्टेबल पर मेरा ट्रेंड है तो लॉ ऑफ क्राइम ही करते हैं बेटा, वो इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए। सो हम लॉ ऑफ क्राइम को स्टार्ट करेंगे जिससे इंडियन पैनल कोड बोला जाता है। ठीक है ना? पहले इंडियन पैनल कोड बोलते थे, अब लॉ ऑफ क्राइम हो गया। ये जो लॉ ऑफ क्राइम है बेटा बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका रीजन है ये एलएलबी सेकेंड ईयर में आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से कहा जाएगा, और एलएलबी थर्ड ईयर में क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी से कहा जाएगा। क्लियर है सर ना बेटा ये मुझे चीज? जी सर मुझे एक चीज पूछनी है, यहाँ पे हम हाँ रिवाइज्ड पढ़ेंगे जो अभी हाँ, इसी साल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं दोनों पढ़ाऊंगा बेटा, पुराना भी नया भी पढ़ा दूंगा। मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, साफ सीधी बात। कि अगर ओके सर। भारतीय साहित्य का पूछ लिया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि अभी एक जैसे बार ये हो चुका रिवाइज है। हाँ हाँ, जैसे ये बोलो रिवाइज बोलो हुए हैं बेटा। तो नो डाउट आगे ये चीजें ही अब होंगी। नो डाउट पुराने के बेस पे ही आएंगी, वो खाली अमेंडेड होंगी जो भी होंगी, बट फिर भी हाँ अब हाँ, तो मैं दोनों ये पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। ओके सर। ठीक है ना? आपको कोई टेंशन ना हो, तो मैं दोनों लेके चलूंगा। हमें दोनों को कवर अप करना है। तो बेटा आपका जो कोर्स में रह जाएगा वो क्या क्या रहेगा, एक बार दिखा देता हूँ मैं। एक बार देख लो, अभी क्लास एंड नहीं है। मैंने स्क्रीन को ओपन नहीं किया था बेटा क्या तब से? नहीं किया नहीं सर, नहीं स्क्रीन सर, आप अभी टाइम नहीं में था है। फिर बंद हो गया। तो किसी ने मेरे को बोला भी नहीं ये चीज। अरे कम से कम बोल तो देते बेटा। तो आधे घंटे से स्क्रीन ऑफ थी क्या? हाँ यस यस जी। सर। सर। यस सर, लगभग आधे घंटे से आपसे। मैं गधों नोट्स थे तो तो बोल सर तो उससे देना पढ़ रहे चाहिए थे। था। क्या यार तुम भी बेटा। अब देखो आप, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट 1 है जो बेसिकली आपका एलएलबी फर्स्ट ईयर में देखेंगे हमने ये तो दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन। कॉन्ट्रैक्ट 1 मैंने करा दिया बेटा, आर्बिट्रेशन कंप्लीट है क्वेश्चन पेपर के साथ। देखो जो टॉट है वो बाद में करेंगे, टॉट इजी है। हम हिंदू लॉ हमने कर दिया बेटा। हिंदू लॉ कहाँ तक कर दिया हमने? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 तक कर दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा सक्सेशन विल, विल दो पढ़ेंगे। और यूनिट 2 है बेटा स्त्रीधन गिफ्ट, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है ना बेटा ये चीज? इसके बाद देखो मुस्लिम लॉ में ये सारी चीजें, इन सब चीजों को कवर अप करेंगे। लॉ ऑफ क्राइम कवर अप करेंगे हम, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हम सीरीज में कैसे चलेंगे बेटा? लॉ ऑफ क्राइम करेंगे पहले, लॉ ऑफ क्राइम के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल कवर अप करेंगे, फिर हम टॉर्ट कवर। क्लियर है बेटा? फिर लीगल लैंग्वेज आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कर लेंगे हम। ठीक है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस इस फरवरी फरवरी हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ये लॉ ऑफ क्राइम थोड़ा लेंदी है, बस एक एक महीने का, फिर खत्म ही है टॉट और। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। नो सर। बेटा जब क्लास होगी तो मुझे बता देना यार, आज तो किसी ने बोला भी नहीं, वो पढ़ाए जा रहा।
मैंने देखा भी नहीं। सर हमें लगा इंटेंसली आपने किया होगा ना, क्योंकि आप बता रहे हैं, हम उस पर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे रादर देन लुकिंग टू स्क्रीन। अरे कोई नहीं, मतलब सुन रहे थे ना आप, सुनना हाँ, मैटर सुन रहे थे करता है। प्रॉपरली जी। ठीक है ना? ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास बेटा हम संडे रखेंगे, ठीक है ना? जी आपका कोर्स सही चल रहा है, अगर क्लास की जरूरत पड़ेगी तो मैं मार्च में ले लूंगा, ठीक है? सर ओके एक सर। रिक्वेस्ट और है, अगर आप हाँ हाँ यूट्यूब का बोलो जो आपका चैनल बेटा। है एक्सपर्ट एकेडमी का, उस पर 17 जैन की आपकी क्लास नहीं है फर्स्ट ईयर की, वो अगर अपलोड कर देते तो उसको भी। मैं बोल देता हूँ 20 जैन की। नहीं, 17 जैन, 17 द लास्ट वन। 17? हाँ जी। अच्छा, लास्ट वाली अपलोड ही नहीं हुई तब से? तो नहीं 17 सर, नहीं नहीं। होगा, 17 नहीं होगा, 19 होगा। 19th ऑफ जनवरी को था। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, 12 जैन के बाद 19 जैन, सॉरी 19th जनवरी या। जी। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो मैं बोल देता हूँ बेटा, टेंशन मत लो आप, ठीक है? ओके सर, फाइन। ठीक है सर। ठीक है। ठीक ओके, है बेटा, आप थैंक सब जा थैंक यू सकते सर, हो। थैंक यू, गुड इवनिंग। ठीक। थैंक यू ओके सर। सर। ठीक। ठीक है बेटा, ठीक। आज की क्लास इतनी है बेटा, आप सब जा सकते हो। वेद व्यास रविंदर, आज की क्लास इतनी है बेटा। ओके सर। वेद व्यास, ठीक है बेटा, ठीक। यस सर, ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक।